ओम शांति। मधुवन निवासी टीचर्स बहनों की पीस पार्क में भट्टी हुई। वहाँ पीस पार्क के वासंती बहन का बहुत सुंदर दादियों के साथ का अनुभव और साक्षात्कार का अनुभव अभी हम सुनेंगे। ओम शांति। दो आंखों में भर नहीं पाती हूँ आप सभी को। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सभी के। आपने यहाँ आके इस फाउंडेशन का बनाई, तपस्या की और यहाँ के वातावरण को चेंज किया। कईयों के फेस जो कल दिखे थे ना, आज कईयों के फेस में थोड़ा बहुत अंतर आया है। रिलैक्स हो गए हो। 78 से पहले कौन कौन थे यज्ञ? 78 से पहले यज्ञ में कौन कौन आए हैं? समर्पित नहीं, परंतु घर में विज्ञान में कोई आए, तो ये लंबा इतिहास है। मेरे परिवार को बाप दादा त्रिमूर्ति परिवार कहते हैं। कभी भी हमें पर्सनली बाप दादा ने एड्रेस नहीं किया। कभी बच्चे के पुकारा है, परंतु अगर किशोर भाई भी मिले, हम लोग फॉरेन से आते थे मिलने के लिए, तो भी वो बाबा का एड्रेस हमेशा त्रिमूर्ति रहा। तो हमें लगा कि हम एक पैकेज है। तो बाबा के ज्ञान में आने से पूर्व मैं यहाँ की सेवा समाचार सुना इससे पहले कि इसकी एक रूपरेखा बनाना चाहती हूँ कि बाबा ने क्या अपेक्षा रखी ये त्रिमूर्ति परिवार से। तो 71 में जब मेरी उम्र 19 साल की, तो उस समय मुझे संत एक साक्षात्कार हुए और मैं एक संत जलाराम जो बेगपुर एरिया में है, राजकोट और जयपुर के बीच में, आप लोगों ने सुना होगा जलाराम बाबा का। तो उनको मैं मानने लगी थी और मुझे इसके अंदर से था कि ये भगवान है, ये सब कुछ कर सकता है। क्योंकि कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे माँ बाप बच गए और कोई भयंकर एक्सीडेंट था ट्रेन के साथ में, मेरे फादर की कार और ट्रेन, और मेरे फादर मदर उसमें बच गए। तो मुझे ये लगा क्योंकि मेरा कॉन्वेंट एजुकेशन था, तो उसमें हमें दिखाया जाता है कि अगर हम लॉर्ड जीसस को अपना हृदय खोल के एक्सेप्ट करते हैं ना, तो वो लॉर्ड जीसस नीचे उतर आते हैं, हमारा हर कार्य हमारी ओर से करते हैं, वो करता है सारा कार्य। ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो कॉन्वेंट एजुकेशन के बाद वो जो परिवार में बातें हो रही थी, किसी ने वो देखा नहीं था कि जलाराम कैसे दिख रहा है, कुछ भी नहीं, बस इनकी बातें चल रही थी। उस समय एक हवा चली थी कि ये एक ऐसा संगीत कि जिनके आप मानता मानो तो वो आपका सारा काम पूरा करे। तो वो मैंने ट्रांसलेशन किया कि वो जो लॉर्ड जीसस की बात थी वो मैंने ट्रांसलेट किया। एक अनुभव जो हो गया कि मेरे माँ बाप बच गए, फिर डीप रूटेड कृतज्ञ फीलिंग वो संत के प्रति हो गई। तो संत ने 71 में जब मेरी सगाई हुई थी ये परिवार में, तो उसी सगाई के दिन सबसे पहला साक्षात्कार हुआ। तो हमारी अरेंज मैरिज थी, तो इतना मैं भाई साहब को जानती नहीं थी। तो दिखाया उसी समय कि भाई साहब ने पहले पूरा जो है कपड़े सैफरन कपड़े पहने, मतलब वो संत हो गए। और वो सफ़ेद कपड़े धीरे धीरे, जैसे वो आजकल टेक्नोलॉजी है तो वो कलर चेंज होके वो सैफरन कपड़े वाइट हो गए और फिर वो भाई साहब डिजोल्व होने लगे और फिर वो उड़ गए। तो माता जी को बताया, मेरी मम्मी लौकी को, कि ये ऐसा मुझे रात को ये हुआ। तो माँ ने कहा कि ये तो जैसे अक्षुकन जैसा है। तो फिर से वो बातचीत चली ससुराल वालों से। इन्होंने कहा नहीं, ये कभी कभी ऐसे लड़की छोटी है तो घबरा रही होगी, ये कुछ ऐसे ही अंदर से हुआ। फिर शादी भी हुई उस दरमियान, फिर कुछ नहीं हुआ, मतलब 6-7 मास का जो अंतर था। परंतु जब बेचू को मैंने कंसीव किया, 3 मंथ का वो भ्रूण अंदर था, तो साक्षात्कार होने लगे। तो वो संत जलाराम ने कहा कि बच्ची, मेरा कार्य अधूरा है और मैं मेरा कार्य करने के लिए आपके घर आने वाला हूँ।
बाहर घबराने। तो मैंने उसी समय बोला साक्षात्कार कैसे होता था, इतना ही दिखाई दे और धुंध में वो जो इतना ही ऊपर का भाग दिखाई दे जलाराम का, और वो धुंध में और वो जो बोले तो जैसे अभी पहले ट्रांस में जाते तो वो कैसे कैचिंग होता है, तो मैं भी नहीं बोलती थी और वहाँ से पर मुझे बिल्कुल समझ में आता था कि ये क्या कह रहे हैं। तो कहा मेरा कार्य बाकी है, आप जो बच्चे मैं दूसरे जन्म लेने वाला हूँ आपके घर में, और मेरा नाम अब बेजना, मतलब एक जना ना और दूसरा मतलब बेजना, मुझे तो वो जना से भी पसंद नहीं है, फिर भी इनका नाम बेजन हमने रखा है, मतलब वो तीनों अक्षर आता है उस। तो वो संत ने कहा मेरा सबसे बड़ा कार्य बाकी है, मुझे लोगों को मतलब परमार्थ के रास्ते पर ले जाना है, असली काम बाकी है। रोटला खिलाया होगा, खिचड़ी खिलाई होगी, राम नाम के भक्त में और आश्रय दिया होगा, परंतु इनका काफी नहीं होगा। वो कर्तव्य करते करते इनका ये जो कर्तव्य है परमात्मा की ओर ले जाना, सतगुरु के पास ले जाना, वो बाकी रह गया होगा। तो देखिए मेरा वो कार्य बाकी है, मैं वो पूरा करूँगा। और जब मेरा हाथ इतना उठेगा तो लोगों के दुख दर्द मिट जाएंगे, परंतु जब मेरा हाथ इतना उठेगा तो लोगों के पाप भी विनाश हो जाएंगे। ये कर्तव्य मेरा बाकी है। वो तो पता नहीं अभी होगा कि नहीं, साकार में बहुत बड़ा कार्य है। बाप दादा हाथ ऊंचा करके तो हम लोगों को क्या होता है, हमारे हृदय को क्या होता है, स्पंदन हो जाते हैं, अंदर कुछ होता है। जब बाप दादा हमें देखते और हाथ खड़ा करते हैं तो हमें तो वो हाथों से क्या दिखता है। और फिर तीसरा एक साक्षात्कार उसी समय में, मतलब 2-3 दिन ये एक साक्षात्कार रात को सोने से बिल्कुल तुरंत ही ये साक्षात्कार होते थे। तो एक दिन जलावन ने ये दिखाया कि देखो बच्चे, बहुत बड़े वो जो दरवाजे होते हैं ना, लकड़ी के दरवाजे जो दरबारों में लगे होते हैं, और वो दरवाजों में छोटी छोटी घंटियां भी होती हैं। तो वो जैसे वो दरवाजे खुले तो वो घंटी के आवाज इतना सुकून वाला था, छोटी छोटी चांदी की घंटी। तो मैं तो वो दरवाजे कभी ऐसे बड़े दरवाजे नहीं देखे फॉरेन में। तो मैं देखने लगी कि किसने बनाया ये लकड़ी का दरवाजा, मतलब संकल्प आज भी मुझे याद है। और ये आवाज जैसे कोई झांझरी में चमक रही हो, मीठा आवाज, कानों को पसंद है वैसे। और वो दरवाजे खुले, और आजकल जो ट्रांस में नहीं बताते कि लाइट के अक्षर आते हैं ऊपर लिखत में, ऐसे लाइट के अक्षर क्या प्रवेश अंदर आ जाओ। परंतु मुसीबत वो थी कि इतनी धूल थी और वो दरवाजे भी जमीन में थे कि यही वो नहीं दिखाई दे रहे थे। जहां से मैं देख रही थी तो वो दरवाजे थोड़े ऊपर थे। तो ये भी मुझे घबराहट हो गई कि मैं अंदर जाऊं तो कैसे जाऊं, और जाऊं तो मैं गिर तो नहीं जाऊंगी, मतलब उसके बाद में दरवाजे के अंदर में क्या होगा। ये था फेथ का पेपर। फिर से एक बहुत कंफर्टिंग आवाज आया, विश्वास, भरोसा, अंदर आ जाओ। और फिर कभी पीछे नहीं देख। 19 साल की उम्र, और कभी ये साक्षात्कार वगैरह का ज्ञान नहीं, इतना में डीप स्पिरिचुअलिटी का कोई ज्ञान नहीं, न कोई प्लेट। और इसमें इतना गहरा वो साक्षात्कार, मेरे भाई सब दोनों अंदर गए, दरवाजा पीछे से धीरे से बंद हो गया और इतना कन्विंसिंग आवाज आया, कभी पीछे नहीं मुड़ना है, आगे ही आगे बढ़ो। और उसी समय हम लोगों को ये, दोनों को ये फीलिंग आई, उस दिन भाई साहब को भी ये फीलिंग आई कि किसी ने हमारा इतना सपोर्ट, इतना कंफर्टिंग वो सपोर्ट था, जैसे किसी ने हमें तिजोरी के अंदर बंद करके वो फुल सिक्योरिटी नहीं दी हो। या तो हमारे पास 100 करोड़ है और हमारा इंश्योरेंस भी है और हमारा हेल्थ भी अच्छा है, तो हमें कितना अंदर से शांति होती है, हमारे पास तो सब कुछ है। वो ऐसी फीलिंग हमें मिला उस पूर्व ज्ञान के पूर्व। हम बद्री में सुनते हैं कि बाबा जिनकी जितनी जो मनोकामना है वो रूप में जाके, भी परसों की मुरली में था कि मैं वो रूप में जाके वो बच्चों की मनोकामना पूरा करते हैं। तो ज्ञान में आए से 4 साल पहले बाबा ने मेरे ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे एक भारत का नक्शा दिखाया, चौथे साक्षात्कार में।
तो वो भारत का नक्शा, ज्योग्राफी तो मैंने पढ़ी थी, तो इंडिया ऐसे ही था, अभी भी जैसे है वैसे ही था, परंतु ये जो भारत लिखा था, चमक रहा था, तो वो भारत तो स्कैंडिनेविया तक था। ईरान, अफगानिस्तान वो छोड़ दो, इसके ऊपर भी, मतलब स्कैंडिनेविया की जो बेस है वहाँ से लेके बर्मा और वहाँ तक वो सारा जो लिखा था वो भारत। मतलब जब सतयुग आएगा ना, तो मुझे लगता है कि सतयुग वहाँ से लेके वहाँ तक भारत वो होगा। और वो भारत की धरती से दो सोने के हाथ निकले, और सोने के हाथ भी ऐसे कभी हम है ना, आप देखना ऐसे करो तो क्या लगता है, एग्रेशन लगता है, परंतु आप ऐसे करो तो रुई जैसा हाथ है, और वो ऐसे बोला आप, तो वो हाथ तो सोने के थे, परंतु वो पुकार रहे थे, आओ भारत आपका इंतजार, आओ ये भारत की भूमि आपका इंतजार कर रही है। ये बात जब भी शेयर की गई तो सभी ने मेरे जो जितने परिवार में थे, इन्होंने क्रॉस लगा दी कि आप कुछ साइकोलॉजिकल डॉक्टर को दिखाओ, आपको कभी हम भारत नहीं भेजेंगे, जाना हो कनाडा जाओ, अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, लंदन जाओ, भारत में तो क्या है, डिफिकल्टी ही डिफिकल्टी। मतलब भारत का कभी कोई इमेज इतना नहीं था, और कोई भी फॉरेन से इजीली भारत में आना चाहते नहीं थे, क्योंकि भारत उस दौर से गुजरा था कि जहाँ कठिनाई दिखाई देती थी। उसके बाद ये जो पीसफुल का सीन है ना, उसमें गार्डन को अब रबर लेके निकाल दो, उस निकाल दो, तो ये भूमि जो है पूर्वज जो पहले थी 89 से पहले, तो ये भूमि दिखाई दिया, और इसमें वो जो गुरु शिखर की पहाड़ियाँ है वो खास दिखाई दी, क्योंकि गुरु शिखर का मंदिर मैंने देखा वो सीन है, और उसमें हवा में झूले, धरती पर नहीं, हवा में झूले दिखाई दिए, परंतु क्यों मुझे याद रहे, खजूरी के जो पेड़ हैं वो दिखाई दिए, और वो झूले जो थे वो भी सरफेस पर नहीं थे, और वो झूले में फरिश्ते झूल रहे थे, और खास विशेषता ये थी कि चिड़िया इतना सुंदर सा आवाज, मतलब बहुत सारी चिड़िया, इतनी मैंने अभी तक नहीं देखी, पतंगे थे, और वो सुगंध ऐसी थी अगरबत्ती की नहीं, रात लाने की नहीं, कुछ आज तक भी मैं व्याख्या नहीं कर पाई हूँ, इतनी सुंदर खुशबू थी, जो मुझे ये 3-4 चीजें छू गई अंदर से कि ये जगह क्या है। तो मैंने मेरे हृदय में ये साक्षात्कार देखने के बाद मुझे कहाँ भी कोई सीन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कितना भी सुंदर सी उसके बाद मैंने देखा तो वो खुशबू नहीं थी, वो चिड़िया की आवाज़ नहीं, वो पतंगे नहीं, ये 3 चीज़ मिसिंग थी। तो ये 3 चीज़ एडवांस की थे, सत्यों की फीलिंग की है, और बाकी की जो है वो समुद्र की है, मिलावट था उसमें। और फिर एक क्या कहते हैं मुझे, एक साक्षात्कार, एक हाँ बीच में एक दिन सोई नहीं थी, परंतु यही सोच रही थी कि देखो ना मेरे परिवार वाले कितने कंफ्यूज थे मेरे ये साक्षात्कार के कारण, क्योंकि जब भी लोग घर में बैठने आते थे तो बोलते थे अभी कुछ नया देखा, अभी कुछ नया देखा, वो इनके लिए इंक्विजिटिवनेस और मेरे लिए सफोकेशन थी। तो सब लोग जैसे बैठे थे ना, तो सबने मुझे परेशान करके रखा था उस दिन, अभी आप और बताओ पीछे क्या हुआ था, फिर पीछे क्या हुआ, हंसी भी हो रही थी, एक हंसी के पात्र भी बन गई थी। और एक हमारा नया बिजनेस था, मैं प्रेग्नेंट थी, और घर में नया मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो एक 19 साल की बच्ची का काफ़ी कंफ्यूजमेंट होता है और घबराहट भी होती है अरेंज मैरिज में। तो उसी दिन मैं सोई भी नहीं थी, और मुझे बिल्कुल मेरे कानों में सुनाई दिया, और मुझे कोई नहीं कहते हैं, कोई कहते खबर नहीं, डोंट वरी आई एम हियर। तो मुझे ये कहा गया आपको योग से परमात्मा की प्राप्ति होने वाली है। और उस दिन मुझे ये फीलिंग हुआ कि वो जो जन्म था वो उनका एक ब्लिसफुल रूप था, बच्ची तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होने वाली है। तो मैं पूछ बैठी क्यों, वाई मी, मुझे क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो कहा कि जवाब दिया
कि आप गाती हो ना रोज प्रथम गुरु जलाराम सतगुरु, इसमें सतगुरु का शब्द आता है। तो कहा कि मैं सतगुरु नहीं हूँ, सतगुरु तो मेरा राम है और आपको मैं मेरे राम के पास पहुंचाऊंगा। और लास्ट में जो साक्षात्कार हुआ ना वो भविष्य में होने वाला है। तो एक बड़ी सी चट्टान, परंतु एकदम ऊंची भी नहीं, आराम वाली, शांतिवन में है एक मुखरी माता के पास, ऐसे थोड़ी से थोड़ी ही कम पर बहुत बड़ी, शायद गुरु शिखर में होगी ऐसी। तो वहाँ दो ऐसी सिंपल कुर्सियाँ पड़ी थी लकड़ी जैसी। तो मुझे ऐसा हो, हम एकदम सिंपल, हमारा जो कपड़ा था वहाँ नैरोबी का वैसे कपड़े में हम बैठे, परंतु दूर से 3, साढ़े 3, 4 हज़ार का क्राउड आ रहे थे। और जब आ रहे थे तो थोड़ा जल्दी में था, और आ रहे थे तो इनकी मुख पर जो था कुछ चाहिए कुछ चाहिए कुछ चाहिए, वो भाव था। अभी हमारे पास तो कुछ खाने पीने का भी नहीं था, पानी पिलाने का भी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। परंतु जैसे वो क्राउड, अभी तो मैं बिजी थी वो देखने में कि ये क्राउड को क्या चाहिए, उतने में वो सामने भी आने लगे। तो एक फोक का एक आता है ना, ऐसे कुछ आया, और आप नहीं मानेंगे कि वो उस 1 सेकंड में क्या हो गया। तो वो जो सामने आकर एकदम खड़े रहते, तो मैं उसमें बिजी थी, परंतु थोड़ा मुझे लगा कि भाई साहब के कपड़े चेंज हो गए। तो मैंने देखा तो ये तो फैंसी ड्रेस हो गया, मतलब जो कपड़े पहने थे वो एकदम रेडीमेड था जैसे। मेरा ध्यान मेरी तरफ, मेरा भी चेंज हो गया, और वो चमक आ रही थी, वो भाई साहब के ताज से आ रही थी। मैंने देखा मेरे माथे पर भी ताज, और ये कुर्सी बदल गई, सिंहासन हो गया। तो मैंने कहा कोई टेंट वाला आया है क्या? ज्ञान नहीं हो तो संकल्प ऐसे ही चलते हैं हमारे कुछ। तो मैंने कहा कोई टेंट वाला आया है क्या? ये किसने किया? और कब कपड़े बदली किया? और उतने में तो वो क्राउड एकदम सामने आके खड़े हो गई कि हम आए थे कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए। और हमारे माथे से हजारों हजारों बाबा की जो किरणें हैं ना, लाल किरणें, हमारे में समझ नहीं निकलेगी क्योंकि ज्ञान तक का नहीं था, परंतु वो बाबा अपनी किरणें हमारे माथे के थ्रू इतनी निकल रही थी। और वो जो सीन दिखाते हैं अंतिम समय, या तो हम प्रकाश देते हैं तभी वो किरण जो अंदर पेनिट्रेट होती है। मैंने उस साक्षात्कार में, अभी देखो फुआदी खड़ी हो जाती है, मैंने वो साक्षात्कार में वो देखा कि वो बाबा की किरणें इनके शरीर में अंदर चली जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एक इतना भी इधर उधर नहीं जा रहा है, जैसे सारा एब्जॉर्ब हो गया। और इनका जो फेस का एक्सप्रेशन था वो चेंज हो गया, और वो उनका जो फेस का एक्सप्रेशन आना था सुबह, हम बहुत संतुष्ट हो गए, माना मान हो गए, नजरों से निहार हो गए। ये शब्द अभी आता है मुझे, उस समय नहीं, परंतु वो फील अंदर से था। ये साक्षात्कार बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे उस समय भी मालूम था कि ये तो इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल। आज भी लगता है कि इतने सारे को एक साथ में अभी भी इम्पॉसिबल लगता है। ये बाबा की करामत है, बाबा ने एक कराया कि आपको निमित्त बना के मैं क्या क्या करा सकता। आज मैं बोल सकती हूँ, उस समय नहीं। फिर डॉक्टर के पास भी दिखाया, सारी बातें हुई, 3 साल लेकर गए। मैं भी भूल गई साक्षात्कार की बातें, घर वाले भी भूल गए। एक दिन अचानक हमारी कार को सर्विस कराना था, समय पक गया था, हमारा ज्ञान में आने की वो घड़ी आ गई थी। बाबा इंतजार कर रहा था कि अभी तक ये 36 महीना निकल गए, नहीं निकली है। इतना सारा करके बाबा तो बाबा है, साक्षात्कार कराया, परंतु अंदर से समझ की बिल्कुल एक बूंद भी नहीं थी, एब्सॉर्ब नहीं हुआ था। और मैंने वो डिस्कार्ड कर दिया, वो सारी बातें याद आती थी कभी कभी, परंतु मैं अटेंशन नहीं देती थी, मुझे वो बातों में नहीं जाना था। तो गाड़ी वहाँ ही अटकी जहाँ एक छोटा सा सेवा केंद्र था, और वो सेवा केंद्र आउट हाउस, मतलब जो मेन हाउस से पीछे था। तो अभी 1 किलोमीटर ही बाकी था सर्विस स्टेशन को, और पहले कार्बोरेटर में पानी डाला था, कूलेंट नहीं था। तो मैं गई अंदर, भाई साहब ने कहा जहाँ पानी लेता है थोड़ा सा पानी चाहिए, तो मैं गई। तो वो गुरुवार का दिन था, मेरा दिन बाहर खड़ी थी। अगले दिन बुधवार को बहन को किसी ने बताया होगा कि
वो सारा सुनने के लिए आने वाले हैं। तो बेनती मैंने सिर्फ सवेरे नाश्ता ही किया, तो उसने सोचा कि ये आए तो इन्होंने ऐसे किया, प्यार से किया। तो मैंने कहा चलो यहाँ से पानी मिलेगा पीछे से। तो मैंने कहा कि पानी, तो कहते आओ, मतलब सुना ना सुना, आओ ना। तो भाई साहब कहने लगे अभी जो काम नहीं देंगे सर्विस में तो फिर लेंगे, फॉरिन तो फॉरिन होता है, एकदम टाइम के पक्के हैं, आए होगे पीछे। तो उसने में मैं चलने लगी तो साथ में मेरे पीछे वो छोटा सा डब्बा भी था पानी वाला, और देन हमें लेके गए और वो क्लासरूम का दरवाजा खोला तो वो 10 बाय 10 का था और संगीत, और वहाँ ब्रह्मा बाबा नहीं था, संगीत के पीछे लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण के भी वही चित्र जो अभी है छोटा वाला। बहन तो अंदर चली गई और हम दोनों दरवाजे में खड़े थे। हमारी ज्ञान की घड़ी बिल्कुल पक गई। मुझे भाई साहब दोनों को ये लगे कि वो लक्ष्मी नारायण चित्र में नहीं, संगीत पर खड़े हैं। खिंच गए हम तो कि ये मंदिर यहाँ से कैसे आ गया, और ये क्यों जीवित लगता है, ये हिल क्यों रहे हैं। और वो बहन देखती रही, मंदिर में क्या हम चित्र को देख रहे हैं। तो इन्होंने एक प्रश्न ऐसा पूछ लिया कि आप ऐसे बनेंगे। अभी ये कितना भारी क्वेश्चन है। भाई साहब ने तो कहा ये तो मेरे रिलेटिव्स है। ये भासना आई कि ये देवी देवता नहीं है, ये हमारे करीबी है। जैसे बोला मुझे भी लगा तो कहे कि मैं कहूँ मामा है का काका, मतलब क्या है ये इतना, ये क्यों ऐसी फीलिंग आती। आप सभी अपने मामा काका को याद करो, आप इनको देखेंगे तो आपको वो फीलिंग आती है मामा है। अब क्या आएगा, एक अंदर से वृत्ति आपकी जागृत हो जाएगी, ऐसी एक अंदर से फीलिंग आई बहुत करीब वाली कि हम इनकी फैमिली के। अब ये समझ लो कि हमारी क्या हालत हुई होगी। और बहन और भी पूछ ले कि आप ऐसे बनेंगे। अभी कौन नहीं बनेंगे मामा चाचा जैसे, हमेशा कहा जाता है मामा जैसा बनना, चाचा जैसा बनना। और ये तो देवी देवता के रूप में खड़े थे, जो टेंट वाले का मैं बोल रही थी वो तो वहाँ सामने थे। तो हमारी वो घड़ी जो थी बहुत 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 सुंदर थी। बाबा ने हमारा आगमन जो किया ना, ऐसे कहे ना जाओ जलाले से दिल खोल के हमारा स्वागत किया। सीधा सत्युग का सीन, या तो सत्युग की 2 आत्माओं के पास में हमें पहुंचा दिया। हम इतने भावुक हो गए। वो बहन ने क्या क्या बोला कुछ भी नहीं सुना, बस इतना ही कहा हम शाम को आएंगे। फिर भाई साहब दुकान पर गए गाड़ी लेके, वो आगे का मुझे इतना नहीं मालूम, और बस हम टेलीफोन का नंबर ही घुमा दे, आप आना ये जगह, आप आना ये जगह पर। 54 पीपल हम वहाँ इकट्ठे हो गए रात में। तो किसी ने मुझे पूछा क्या कराएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, बस आपको आना है। मतलब हमारी शुरुआत सेवा से हुई। तो जो ये लाइन थी ब्रह्मा कुमार बनने की, या तो बाबा को हमें व्यक्ति में लाने का, वो जो लकीर थी वो सेवा की थी। तो बाबा ने ये सारी चीजें करके हमारा एक फ्यूचर फोरकास्ट कर दिया। वो बाद में धीरे धीरे जैसे हम ज्ञान में आगे चले तो हमें मालूम पड़ा कि हाँ ये चीज एक महत्व की चीज उस समय वो सारे साक्षात्कार में ज्ञान में आने के बाद मुझे अंदर से शक्ति दी, फेथ दिया कि ये, क्योंकि आगे ज्ञान में आते हैं तो सुनते हैं और ज्ञान ट्रांस के मैसेजेस सुनते हैं, तो उसमें मुझे धीरे धीरे अंदर से समझ आती है कि मेरा पार्ट कुछ विशेष है। फिर ऐसा हुआ कि ज्ञान में चले और यहाँ मधुबन में आए तो मनमोहिनी दीदी रोज सवेरे खड़के पर, इनका जो कमरा था तो फॉरेनर्स को सामने बिठाती थी और 3.5-4 मिनट तक दृष्टि दी। अभी अगर आप कच्चे हो ज्ञान में और आपको दीदी जैसी कोई व्यक्ति दृष्टि दे, आप तो ऐसे कहेंगे मैं आज ले लिया दोबारा नहीं देना, मैं यहाँ 1 सेकंड ही खड़ी रहूंगी दोबारा नहीं आऊंगी। वो खटिया में बिठाते थे और सीधा सामने, और क्या फोरकास्टिंग करते हैं आप ये देखो। 44 साल पूर्व के वरदान अभी 10 साल पूर्व वो कंप्लीट हुआ। मतलब हम ज्ञान में चलते हैं, हमें ये सुनाते
नहीं, हमें ये सब बनना है। मनमोहिनी दीदी ने जो वरदान हमें दिया वो यहाँ तो फलीभूत होगा, आगे भी 84 जन्म तक चलेगा। वो कितनी अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग, आत्मा में ज्ञान का कितना परिवर्तन है वो आप देखो कि दीदी ने ज्ञान का पहला 12 मास पूरा नहीं हुआ था मेरा, मैं मधुबन आई तो मुझे कहा अब गीता पाठशाला चलेंगे। अभी मुझे हिंदी भी बराबर नहीं आती, गुजराती भी मेरी टूटी फूटी है, मैं तो इंग्लिश ज़्यादातर बोलती थी। गीता पाठशाला कैसे चलाऊंगी? मतलब मैंने तो ये जो सेंटर देखे बॉम्बे के, आते समय नायरोबी का तो देखा, आते समय जो बॉम्बे का देखा, अहमदाबाद का देखा, और मधुबन तो बड़ा था मेरे लिए उस समय, तो कितना मुझे वो अंदर से घबराहट हुई। फिर दीदी ने कहा आपको बाबा जितनी बारी आप मिले, मतलब उस पहली बारी में आई तो 4 बारी बाप दादा की मुलाकात हमारी हुई। और आप सभी ने सुना होगा कि उसी समय बाप दादा एक को 20 मिनट 25 मिनट तक बातें करते, बहुत ऐसा लगता था कि यहाँ रात भर बैठे ही रहे और ये बाबा जाए नहीं है और ये समय रुक जाए। वो एक ट्रांस की फीलिंग थी। बाबा हमें देखे और हमारा भविष्य के लिए हमें वरदान दे और हम वो शिविर ट्रांसलेट करें, हम वो सुने और कहते जाए ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और देखते भी रहे। और जब वो मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो जाती है, जब बाप दादा आते हैं, आप सभी को अनुभव है, और वो जो जगह है वो एकदम परिवर्तन हो जाता है। और हमें लगता है कि शरीर तो कहाँ छू हो गया, बस हम तो यहाँ के ही है, अभी यहाँ से उतरेंगे नहीं, यही है। 2000 तक हमें यही होता था कि आज बाप दादा के साथ हम चले जाएंगे, वापस घर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो वातावरण ही इतना मैग्नेटिक होता है ना जब बाप दादा आते हैं। तो बाप दादा हमेशा यही कहते रहे कि आप मधुबन निवासी, आप त्रिमूर्ति मधुबन निवासी हो। तो ये दीदी के कारण भी शिवदेव ने कहा कि इनको एक ही एक वरदान रिपीटेड मिल रहा है, ये एक बारी जो आए। दीदी ने उसका परिवर्तन कर दिया कि आपको मधुबन ले आना है, आपको ओपा का घर आपको बनाना है। हम दूसरे साल आए तो गीता पाठशाला खुल गई, एक वरदान तो फलीभूत हो गया। और ये भी कहा था आप जो सेंटर है इससे आप दूर जाना, और कोई नई कॉलोनी बन रही है उसमें आप सेंटर खोलना, पर आपका होगा गीता पाठशाला, क्योंकि आप टीचर नहीं हो और आप सीख लेना यहाँ से। तो आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट पेन थी, मार्गरेट पेन उसी समय साथ में भी मार्गरेट पेन को भी यही बोला था दीदी, उसने भी आपने देखा होगा कोड ऑफ टाइम में कितनी सेवा किया, कितने को लेके आए, देखा है सभी ने मार्गरेट पेन को, अभी नहीं है, शरीर में नहीं है, इनके 2 भाई अभी भी हैं। तो उसने भी वो वरदान का रंग रखा। तो अब मैं कहना ये चाहती हूँ कि हमारी जो दादियाँ दीदियाँ थी, इनके वरदान, बाप दादा के वरदान को छोड़ो, परंतु दीदियाँ दादियाँ इनकी तपस्या, गहन तपस्या जिसको कहते हैं, क्योंकि वो तैयार हुई थी, बाप दादा से तैयार हुई थी, सोने कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, और इनका मन कितना साफ था। तो जो वो हमें देखे, दृष्टि देके हमारी तरफ, इनकी जो भावनाएं और भावनाएं जो वरदान में परिवर्तन होती है वो कैसे कार्य करती है, और वो कितना होमवर्क करती होगी हमारे पीछे वो वरदानों में शक्ति भरने के लिए, क्योंकि हम तो कच्चे कटोरे हैं, हम तो करें ना करें, परंतु इनका वरदान हमारे अंदर फलीभूत हो जाते हैं। तो दीदी ने ये भी कहा था कि आप मधुबन में आएंगे, आपको का घर आप बनाएंगे, सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, गीता पाठशाला भी खोली, वो भी सफलता मिली। आई में मधुबन भी हम 2-4 बारी बीच में आए, और तीसरे साल के अंत में हमने ये नक्की कर लिया कि हम यहाँ मधुबन में आएंगे। तभी हमारा यही था कि हम मधुबन में आएंगे। तो जब दीदी ने, तभी दीदी थे, तो हमने पूछा कि दीदी अभी हम आना चाहते हैं, तो कहा दादी को जाके मिलो। दादी को जब मिलने गई, क्योंकि आपको सभी ने सुना होगा दीदी और दादी 2 जिस्म और 1 जान, दादी कहे ना और दीदी कहे हाँ आना ही है। दादी कहे कि ये फॉरेन की है, हम इनके घर होके आए हैं, दीदी इनके दुकान में होके आए हैं, ये कैसे रहती है, इनकी लाइफस्टाइल कैसी है, ये यहाँ फिट नहीं होती। और दीदी कहे आना ही है,
दिन आपको कहा कि मैं क्या के फाउंडेशन पर नहीं आई, तो दीदी ने ये फाइनल किया कि आप इनके लिए एक जमीन ढूंढो, नेवे भाई को, मृत्युंजय भाई को, सभी को काम पर लगाए कि इनके लिए जमीन ढूंढो। किशोर भाई आए नायरोबी से और जमीन दिखाई। तो पहले वो राजपूताना क्लब के सामने वाली हसमुख भाई जो अहमदाबाद वाले हैं, वो इनके कनेक्शन वाले हो, क्योंकि वो राजपूताना में मेंबर थे, वो गांधी विजन थे उसके, परंतु वो वहाँ परमिशन नहीं मिली। तो दीदी का उसके सामने तो एक साक्षात्कार में जो दिखाया था ना ये चट्टान पर, तो ये चट्टान ही मिली भाई साहब को, मतलब कहा कि ये जगह है, आप बना सकेंगे यहाँ घर। तो किशोर भाई ने कहा मृत्युंजय भाई को, नेवे भाई को, छाया भाई को कि हमें तो घर बनाने का कोई अभ्यास नहीं है, परंतु हम पैसे दे सकते हैं, आप अगर किसी को करो निमित्त तो वो पैसे घर बना देंगे। तो उस समय दीदी ने दादी के साथ क्या मशवरा किया, तो दादी ने कहा कि किशोर आप ऐसे करो कि आप करीब 2.5 लाख आप जमा करो मृत्युंजय भाई के नाम पर, पावर ऑफ एटर्नी दो और ये रजिस्ट्री करके आप जाओ। तो नेवे भाई ने कहा रजिस्ट्री भी मृत्युंजय भाई कर लेंगे और मकान भी हम बना के देंगे। आप अभी सुन लो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरा घर भी भगवान ने मुझे बना के दिया। तो देवियाँ कौन बनने वाली है, मैं तो मुल्क आके बैठ गई वहां पर, और कितना हलचल लगाया बाबा ने। ज्ञान में भले कितना हलचल चलाती थी, वो कोर्स कराना सीख गए, शिविर कराना सीख गए, मुरली सुनाना इंग्लिश में सीख गए, थोड़ी बहुत मतलब कार्बन को भी तो कर सकते, परंतु वो जो शक्ति है पीछे वो माइनस थी, कर रहे थे और इसका सक्सेस भी मिल रहा था क्योंकि पीछे करण बाबा थे। वो हमें भी मालूम था कि ये कुछ भी क्रेडिट मेरा नहीं था, सचमुच ट्रूथफुल बोल रही कि कुछ भी नहीं था, वो हम कार्बन कॉपी कर रहे थे, कॉपी कैट जैसे कह रहे हैं ऐसे। जब मधुबन आई और मधुबन में 6 मास दादी ने मुझे मधुबन में रखा, पहले ओम शांति भवन के गाइड बने और वहाँ से ये जो सेवा की कथा है वो शुरू होती है। आप बोल तो नहीं होंगे ना सब? नहीं। तो ओम शांति भवन समझाते अभी जो हॉस्पिटल की भूमि है, जो लैंड है, वो लैंड लॉर्ड वहाँ आया ओम शांति भवन सुनने के लिए। आया तो था वो जमीन बेचने के लिए, तो वो वहाँ आया तो 3.5 रुपये का हुआ था, 13-14 जने थे। सुनाते वो जो ओम शांति भवन के जो चित्र हैं वो सुनाते ब्रह्मा बाबा धीरे करके मेरे अंदर उतर गए। अभी मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि मैंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है, मैं कहती हूँ मैं ब्रह्मा बाबा की हूँ और रहूंगी और आगे भी ब्रह्मा बाबा के साथ ही जन्म लूंगी, वो जहाँ मैं वहाँ, क्योंकि वो फीलिंग निकलते बहुत भावना से जो भी करते हैं ना, वो दिल से करते हैं, जिगरा से करते हैं। तो वो बाबा इनका एक ऐसा इन्फिल्ट्रेशन हमारे अंदर करते हैं, सॉरी मुझे वो एकदम हिंदी वर्ड्स नहीं आते हैं, तो वो ऐसी वो रिटर्न में देते हैं कि वो भावनाएं फीलिंग्स में परिवर्तन हो जाती है। 6 मास में मधुबन में रही तो दूसरे दिन मैंने शांतामणि दादी को कहा, दादी मैं ये जो बैठे हैं ना त्याग तपस्वी, मैं इनका इतना भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल कच्ची हूँ, मुझे ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो शांतामणि दादी हंसने लगी कि बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, अभी तो तू यहाँ आ गई है, यहाँ तो ये जो स्टैंडर्ड है वो हाई होता है, वो बाबा के बुलाने पर सब आते, मालूम है नहीं ये सब कहते हैं कि बाबा के बुलाने पर ही मधुबन में सब लोग आते हैं। अब मैं भी कहती हूँ कि मैं जब नायरोबी थी तो मैं भी कहती बाबा का बुलावा आएगा तो मैं मधुबन बाबा को मिलने जाए, वो वाक्य अभी भी उतना ही है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो भी मधुबन में जिस समय होते हैं वो मधुबन निवासी है, इनके फॉर्च्यून में, इनके डेस्टिनी में कुछ चीज़ें लिखी हुई है। तो फिर मेरे अंदर गंभीरता आ गई, मतलब यहाँ आने के बाद एक जो सबसे पहली क्वालिटी डेवलप हुई वो गंभीरता, और मुझे ये अंदर से अनुभव हुआ कि मैं किसके साथ हूँ, बाबा दादियों के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे ये लोग को नवाजते हैं, और बाबा जब दादियों को देखते हैं तो कैसे देखते हैं। और अब कितना अच्छा कि मुझे हमेशा दादी के पीछे सीट मिलती थी, दादी वो बैठे वही बहन पीछे बिठाती थी मुझे, तो वो जितना बाबा देखे उतना मुझे लगे मुझे भी देख रहे हैं।
साथ में बेटू का भाग्य देखो कि रामनाथ भाई लड्डू का वो बॉक्स रखे तो उतने में 2 सेकंड तो लगती है, बाप दादा का माइक हटा दे बोली पूरी हो। तो ये बेटू जो है ये टेबल पर ऐसे हाथ रख के वो बाबा को देख ले गई। वो मोहिनी बहन ने परमिशन दिया था कि आप बाबा की दृष्टि लेना, और बाबा हाथ में लड्डू घुमाते घुमाते बेटू से बात करते रहे। स्कूल मिल गई, नए दोस्त मिल गए, स्कूल में पानी पीते हो, तो ये कहता था बाबा मैं तो स्कूल का पानी भी नहीं पीता, घर से पानी लेके जा। मतलब इतनी अम्बल बातें, डाउन टू अर्थ वाली। जी ओके, हाँ आइए प्लीज। तो आने के बाद क्वालिटी थी या नहीं थी, परंतु भरपूर प्यार, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, और मधुबन वालों ने तो जैसे दिल में समा। एक एक डिपार्टमेंट वाले कितना इज्जत से हम लोगों को देखा, और दादियों ने रग रग में कूट कूट के वो जो ज्ञान है, हमारी विधि विधान है, हमारी मर्यादाएं है, हमारी जो सिस्टम है, वो सारी भरी अंदर तैयार की। मेरे बाबा ने इन लोगों को कराची में भरा, तैयार करके दिया, और 3 साल के अंदर में थोड़ी 25% तैयार हो। फिर यहाँ जो ये ग्लोबल कोऑपरेशन का रोल चल रहा था, तो रोज हम कमेंट पास कर रहे थे कि इतना सब ये कह रहे नदी होनी चाहिए और गार्डन होना चाहिए और ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, और बेकी बहन बोल रही है कि इसका एक सैंपल यहाँ तैयार करो। इतनी जो 1600 पेज की वो कंटेंट इकट्ठा हो गया था। तो देवे भाई ने कहा तो फिर वहाँ जमीन तो नहीं है, आप ट्राई करो गार्डन बनाने का, क्योंकि ये भी एक बीज नैरोबी से पड़ा था। जब मोहिनी बहन और दादी नैरोबी आए थे तो हम इनको एक गार्डन घुमाने ले गए थे वहाँ नैरोबी में। तो जो सकीलेंट्स होते हैं, कमल, बहुत सुंदर लगते हैं, तो मोहिनी बहन को बहुत पसंद आया। तो कहा कि ये बसंती ये ओम शांति भवन के लिए आ सकता है क्या? हाँ, वो आगे लगाएंगे तो ये तो किसी ने देखा नहीं है, तो सब देखते रह जाएंगे। तो मैंने कहा मैं तो ट्राई करूँगी। मैं सीधा गई इंडियन यूनिवर्सिटी। इनका देखो स्पिरिचुअल दिल्ली आई है, आपको मैं मिलाने कल लाऊंगी। मतलब मोहिनी बहन को ही मैंने बोला था, दादी भी है, और आपको यहाँ का जो हेल्थ मिनिस्टर है इनसे आपको परमिशन लेके पहले से देना पड़ेगा। मैं कुछ पौधे भेजना चाहती हूँ, ये सौगात होगी हमारे कंट्री की। मतलब इंडियन एम्बेसी को बोला कि आप हमारे जो मिनिस्टर इनको आप करो स्क्रूटाइज कि ये जो पौधे हैं वो हम केन्या के ओर से भेज रहे हैं। एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है वहाँ माउंट आबू में, केन्या का नाम वाला हो जाएगा। उस समय वो बाबा ने वो एम्बेसडर को ऐसा टच किया, उसने बोला हाँ, तो इसने फ़ोन किया, क्योंकि एम्बेसडर को तो पता होता है कैसे गवर्नमेंट में होते हैं। तो 3 बॉक्स का हमें परमिशन मिला। इनको तो लगा होगा नहीं कुछ बड़े बड़े पौधे, तो 3 बॉक्स में इतने सारे सक्यूलेंट्स आ गए, और वो दादी और मोहिनी बहन के सब आ भी गए, और वहाँ इंडियन हाई कमीशन की सेवा भी हो। दादी को इन्होंने वहाँ अपने घर में बनाया वहाँ, और तो वो जो बीज पड़ा पौधे भेजने का, तो वो बीज का तो वृक्ष होना ही है। हम सुनते हैं लेकिन जो भी हम करते हैं जो कर्म, इनका वो वट वृक्ष तो बन के आएगा। तो कहते हैं ना यहाँ का किया हुआ संबंध है, हम कल वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जो भी हम करेंगे ना वो हमें हमारी अन्नपूर्णा की तरह हमारी सारी विशेष जो है हमें नहीं भी मालूम होगा तो भी बाबा वो पूर्ण करते हैं। तो वो भी एक गार्डन का जो बीज पड़ा था वो मुझे यहाँ पूजा करने को हक मिला। अभी तक बात रही वो हॉस्पिटल की, तो वो भाई 3:30 बजे था, वो इनका चेहरा थोड़ा ऐसा लग रहा था, थके हुए दिख रहे। तो मैंने कहा चलो मेरे घर मैं आपको चाय पिलाती हूँ। चाय पिलाते हुए मैंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए थे? तो कहा हमारी ये जमीन है आपके घर के पास में, वो बिक्री करने की है। अभी मैं आई तो 2.25 साल तो हो गया था। लंदन वाले आ गए, अमेरिका वाले आ गए, कनाडा वाले आ गए, ऑस्ट्रेलिया वाले, भारत वाले भी आ गए, सभी हमारा घर देखने आते थे। तो इतनी डिमांड, आप इतना सुखी क्यों, आप इतना लकी क्यों, ये क्यों मेरे पीछे बहुत लगा हुआ था। मैं कहा मुझे नहीं मालूम, बस बाबा ने मेरा एक्स्ट्रा कुछ सरप्लस मेरे ऊपर लगा दिया है। मैं थोड़ी फेवरेट होगी बाबा की,
सारी दादियाँ मेरे घर आ गई। हमारे घर में 15-17 दादी एक साथ में अचानक आ जाए। दादी कहे आलू चलो चलो पकौड़ा बनाओ, हम सभी को खिलाओ। मतलब कोई भी प्रोग्राम यहाँ हो तो 32-33 सीनियर ब्रदर सिस्टर सब आ जाए। बीच में मैं देख रही थी कि एक दादी को भी एक जगह बड़ा धाम खोलने के लिए भी मुसीबत थी। और यहाँ हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम भी हो ना, ककड़ी खाने का। आपको मालूम है साल में एक बार बड़ी ककड़ी होती है सितंबर अक्टूबर में। तो दादी हमें मधुबन के बाहर क्या कहेंगे, किशोर ककड़ी के सीजन आ गई है। तो किशोर भाई कहते थे पूरा ट्रैक्टर ही लाएंगे, दादी आप आ जाओ बस एक ककड़ी खाने के लिए। और वो भी मधुबन से नमक मिर्ची आती थी, मधुबन से, क्योंकि यहाँ तो केवल 5 भाई थे। तो आप समझ लो कि ककड़ी का प्रोग्राम इतना मशहूर होता था। वो एक दो को मोबाइल तो था नहीं, ककड़ी खाने जाना, ककड़ी खाने जाना, मतलब पीस पार्क आने का ये छोटा सा एक बहाना। और वो फोटो भी है हमारे पास, वो दादी वगैरह जितनी बड़ी बड़ी ककड़ी है ना भाई सब दादी ये सबसे बड़ी है, नहीं वो बोले नहीं वो सबसे बड़ी है। मतलब एक ऐसा माहौल, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी भगवान का जो परिवार है वो बहल सकते हैं तो एक ककड़ी से भी बहल सकते हैं। इनकी हंसी 40-50 मिनट भी एक ककड़ी के कारण हो सकती है कि नहीं, अजैब बातें हैं ये सारी। ऐसा सीन भी हमने यहाँ देखा है। तो वो जो भाई था हॉस्पिटल की जमीन, तो उसने कहा आप हमारा प्राइस दे सकेंगे। मैंने कहा वो मैं कैसे कह सकती, वो तो मुझे मेरे दादी को जाके पूछा, आप यहाँ बैठो मैं पूछ के आती हूँ। तो मैं वहाँ गई हूँ तो जगदीश भाई दादी के साथ बैठे हुए थे, 4 बजे थी समाचार। तो जगदीश भाई ने मुझे ऐसे कहा भी को, क्योंकि इनका जो बात होगी वो मैं नोटी, मैं तो थी ऐसी। तो मैंने कहा नहीं आपको रुकना पड़ेगा, मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करने लगी। तो दादी को तो मालूम था कि ये रुकेगी नहीं, क्यों मैं ऐसी हूँ जंपिंग जैक। तो दादी ने कहा क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा हुआ नहीं, हुआ होने वाला है। दादी जमीन मिल गई। वो जितने मुझे पूछते हैं ना आबू, इनको भी आबू अब्बा का घर में, इनको भी आबू निवासी बनना है, मेरे जैसे सुखी बनना है, मौका आया है, मेरे घर के पास में जमीन है। और जगदीश भाई का पहले काम ला। जगदीश भाई कितना स्ट्रिक्ट, आप सभी ने देखा है जगदीश भाई को। वो इनको इनका फेस देखने से ही हमें लगता है, पर इनके साथ भी मैं ह्यूमन सी। मैंने कहा जगदीश भाई, आप जगदीश भाई से बात हुई, इनके कहा कि जो प्राइस है आप इनका क्वार्टर प्राइस कोट करो, और अभी आपू का प्राइस ये है, अगर ये लाएंगे आप, क्योंकि इम्पॉसिबल टास्क मुझे दे दिया कि मेरा जो था ना वो सोडा जैसे सोडा की बोतल खुद की ना वो थोड़ा कम हो जाए। तो मुझे कहा, तो मैं घर जाके सचमुच वो भाई को बोला कि देखो आपका जो प्राइस होगा ना उसका क्वार्टर प्राइस, अभी मेरा बहुत बड़ा भाई है, ये जमीन तो हम ही लेंगे और कोई तो ले ही नहीं सकेंगे, परंतु आपको वो क्वार्टर प्राइस में सेटल करना होगा। मैं आपकी मीटिंग फिक्स करा दी कल। अभी जगदीश भाई को तो पूछूंगी, वो देखता ही नहीं मुझे, वो भाई बड़ा लैंडलॉर्ड था, देखता ही नहीं। और भूलेपन में हम करते बच्चे के रूप में, तो बाबा भी हमारे अंदर फिर भर देते, थोड़ा वो भी कर देते हमारे और से काम। तो दूसरे दिन तो दादी को मिलाया सवेरे, फिर जगदीश भाई को, जगदीश भाई एकदम सीरियस, कुछ बोले नहीं। तो मैंने कहा वो भाई को कि ये जो भाई है जिन्होंने सारा कहा है कि ये आपको क्वार्टर प्राइस में देना है, जगदीश भाई ने इनको ज्ञान सुनाया, जो क्वालिटी है। अभी आती है मुख्य बात, जब भी हम सेवा में, हम सभी सेवा साथी हैं, जब भी हम सेवा में उपस्थित हैं, हमारे पास कभी 2 मिनट होती, कभी 1 मिनट होती। अगर हमारी तपस्या बराबर है, हमारी आत्मा की एनर्जी की लेवल, वो जो हमारी 7 एनर्जी है, अगर हमारा कनेक्शन बाबा के साथ जुटा हुआ है, अगर हमारा जिगरा जो है बाबा के प्यार से भरा हुआ है, अगर हमें यज्ञ की बातें का रिगार्ड रिस्पेक्ट है, अगर हमें लगता है कि नहीं बाबा मुझे यूज करके अपना संगम युग का एक भाग, एक सेवा का भाग पूरा कराएंगे, तो हमारे से वो ऐसी सेवा हो जाती है जो 40 साल में भी नहीं होती। जगदीश भाई ने 5 मिनट ज्ञान सुनाया और वो भाई रेडी हो गया वो प्राइज लेवल तक आने के लिए, और वो खुश था, वो खुश था। देखो बाबा ने कैसे किया और मैंने कैसे अवज्ञा किया, जगदीश भाई की अवज्ञा की। बाद में दादी ने मेरा कान बराबर पकड़ा कि तू ऐसी चीज कभी भी नहीं करना, जा जाके माफी मांग। तो मैं जगदीश भाई के पास, तभी भी उसने नहीं कहा अभी नहीं आना। मैंने कहा नहीं आऊँ, मैं माफी मांग गई।
दोबारा कभी नहीं करूँगी। और थोड़ी 1 महीने के बाद ही वो चीज़ मैंने दोबारा किया। हमारे घर के सामने एक मकान था जिनका नाम अभी ओम निवास है। तो ओम निवास का मकान बिक्री करने का मतलब जो हमारी जमीन जो हम लेते हैं वो प्रिंसेस शमीम सुल्ताना की है, पालनपुर की वो प्रिंसेस है। और इनका जो भाई है वो ये कर्नल था और वो कश्मीर से लेके तक इनकी बहुत ज़मीनें थी। तो इनका जो एक मैनेजर था वो आइए, कौन है वहाँ, आइए ना, आइए पार्टी में आए हो, हाँ सुनना है तो थोड़ी देर सुन के जाओ फिर चले जाना। नहीं केवल आप। तो वो आया तो वो डेमिनो साहब बोलने लगा कि ये भवन देखने का है, किशोर भाई आपके घर चाय पीने आए। तो मैंने अभी वो जो अनुभव मिला था 1 मास पहले, तो मैंने कहा फ्री में आपसे लेने के लिए। तो कहा फ्री में नहीं, इनके अंदर जो लकड़ी पड़ी है वो भी बहुत कीमती है, इसमें जो है एंटीक सामान है। तो मैंने कहा एंटीक का भाव दे देंगे, मकान तुम फ्री में लेंगे। और फिर जाके शाम को मैंने दादी को बताया, दादी आज तो फ्री में मकान बना। आज अभी जगदीश भाई, रमेश भाई मुझे कुछ नहीं कह पाएंगे। जगदीश भाई ने तो फुट डाउन करके कहा अभी नहीं, नॉट नाउ, अभी ये दोबारा नहीं, क्योंकि मेरी आदत हो जाएगी। 3 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, जीप पर बैठी गई, दादी वो मकान तो लेना ही है। तीसरे दिन दादी ने जगदीश भाई से बात किया कि ये अड़ी हुई है, क्या करें। तो फिर बाबा को राय किया होगा, कुछ किया होगा। तो जगदीश भाई आए कि चलो वो है तो मिला। मेरी गाड़ी में बैठे, वैसे बैठने वाले हैं नहीं, मेरी गाड़ी में बैठे। मुझे पहले बोला कि आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप एकदम बाबा को याद करेंगे, आपको अभी बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता है और आपको रतनमणि दादी से क्लास करना है और आपको दादी और दीदी का दोनों का रिस्पेक्ट रखना है, आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत काम पकड़। फिर भी मुझे वो घर लेना था, तो मैंने कहा मेरी दादी से बराबर बता दिया है आपको लेना ही पड़ेगा, बाकी मैं अब जो कहेंगे मैं करूँगी। फिर बाद में वो भवन लिया, वो भी बहुत ही कम रेट में लिया, अच्छा लिया, वो काम आया। चंद्रराज बाबू जी कहते आपने ये क्या नहीं लिया है पुराना, इसमें कितना रिपेयर करना पड़ेगा वो सभी। परंतु दादी ने कहा कि जो भी बाबा किसी से भी कराते हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता है। देखो हमारी दादी कैसी है, दादी का हृदय को तो देखो आप, अभी हमारे जैसे को सेना है दादी ने, जेला है और हमें ऐसे लायक बनाया है। अब दादी के हृदय, इनकी वो हार्ट की, इनके वो एक एक संकल्प की, इनकी दृष्टि की, इनके वो वृत्ति की आप भी व्याख्या करो कि दादी के सामने हजारों कैसे अनट्रेन्ड आते हैं, अनकल्चर्ड आते हैं, नोटी आते हैं, बिना सोचे समझे कार्य करने वाले आते हैं। दादी उनको बाहों में भर लेती है, बाहों में समझ के वो आप समान बनाना चाहती है। वो कितनी ऊंची भावना रखती है हमारे लिए कि ये आगे जाके सतयुग में मेरे साथ मेरे सखी के रूप में पाठ में करे। ये भावनाएं हमें अभी उजागर करना है। क्यों? अभी जो बच्चे हैं इनको बाप दादा का फ्रेश स्टॉक नहीं मिल रहा है, तो हमें इनका जो है भविष्य भाग्य वो उजागर करना है। अभी हाथ देखो, ये अभी हाथ देखो, वो तीनों हाथ देखो। हाँ, अब सभी अपना हाथ ऊंचा करो। भविष्य में अभी जितने भी बाबा के बच्चे आने वाले हैं, जो भी वारिस भी है ना भी है, 1 मिनट इनका सभी का भाग्य के लिए हम शुभकामनाएं करें। ये कार्य अभी हमें करना है, क्योंकि अभी मैं जो बता रही हूँ, गुलजार दादी, मनोहर दादी और कभी कभी शांतामणि दादी, हिस्ट्री का क्लास हिस्ट्री हॉल में फॉरेनर्स का, ये 3 के अलावा कोई और नहीं करते। बड़ी दादी दीदी कभी बाबा मम्मा की स्टोरीज नहीं करते, परंतु ये पार्ट मनोहर दादी का विशेष है। तो मनोहर दादी तो लिंक से लिंक, पॉइंट से पॉइंट बाबा की बातें
कराची से हैदराबाद तक एक एक बातें जो आप लोगों ने सभी ने भी क्लासेस में सुनी होगी, परंतु जब गुलजार नदी क्लास कराते थे अभी वो कोई भी पॉइंट्स, एंशियंट पॉइंट्स वो अभी कोई सामने आते ही नहीं। वो या तो वो इन्होंने छुपा दिया है या वो नहीं करते हैं एक्सप्लोर अभी। तो गुलजार नदी कह रही थी अंत में क्या होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस पर क्लासेस होते थे, तो दादी ने ये भी कहा था कि अंत में बाप दादा नहीं रहेगा, मतलब बाबा का पार्ट तो पहले ही पूरा होगा। और 8 दैने स्टेज पर, वो कौन सा स्टेज था, शांतिवन का या मधुबन का या ओम शांति भवन का, वो नहीं दिखे, परंतु स्टेज पर 8 देवियां बैठी थी और वहां से कारोबार चलेगा। ये भी कहा अंत में ऐसा होगा कि जो जहां होगा और बाबा का जो असली बच्चा होगा, यथार्थ बच्चा होगा, समर्थ आत्मा वाली जो समर्थ जो बच्चा होगा, इनके आगे वहां ही वो जो 4,500-5 हजार का बोला था ना, वो जो मैंने देखा था, ऐसे झुंड के झुंड भक्तों का खड़ा हो जाएगा। मतलब आप अगर कहाँ गीता पाठशाला गए और वो अगर वो घड़ी आ गई तो आपको वो गीता पाठशाला से निकलेगा कि कहाँ बस स्टैंड पर हो या कहाँ कोई गाड़ी में हो, रास्ते में हो, आप जहाँ भी होगे, अगर वो क्लॉक टिक टिक करना बंद हो जाएगी तो आपको उसी समय वहाँ वो लोग तो प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो ड्रामा का पार्ट है। तो ये भी हमने मुर्गियों में सुना है कि कोई रॉक पर होगा, कोई कहाँ होगा, कोई कैसे होगा। उस समय गुलजार दादी ने हमें क्लास में ये बराबर सुनाया था कि आपका यहाँ एक स्क्रीन खुलेगा, तभी टीवी इतना मशहूर नहीं था, तो यहाँ एक स्क्रीन खुलेगा और आपको वो स्क्रीन से आपको पहले शिव बाबा, पहले आत्मा का परिचय जो सिस्टम है, फिर शिव बाबा का परिचय, फिर त्रिमूर्ति का परिचय, फिर झाड़ का परिचय, फिर साइकिल का परिचय, वो आपको इनको बहुत शॉर्ट समय में आपको इनको कराना पड़ेगा और अंजलि के रूप में आपको इनको साइलेंस देना पड़ेगा। तो लोगों ने पूछा मेरे साथ जो क्लास में बैठे थे, साइलेंस क्या है? तो कहा कि जब आप लोग सीख जाएंगे एक एक संकल्प को शांत करेंगे और अपने मन को शांत करेंगे और फिर अपनी वृत्ति को शांत करेंगे और फिर अपने कर्म को शांत करेंगे और फिर आपके जीवनचर्या में आप शांत बनेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर साइलेंस की शक्ति पवित्रता के फाउंडेशन के बेस पर और आनंद, परमात्मा के आनंद के साथ, ये मिलावट है। साइलेंस की जो पावर है ये तीनों का मिक्सचर है, शुभिरस है, प्योरिटी, साइलेंस मतलब पीसफुल थॉट्स और हमारी जो अंदर जाता है, तो वो हमें इनों को देना पड़ेगा। और इनकी इतनी कैपेसिटी होगी, वो जो मंदिर में अंजलि देते, चम्मच कितना छोटा होता है मंदिर वाला, वो इतना ही ले लेंगे, परंतु जो तपती हुई आत्माएं होगी ना विकारों में, तो इनको जो हमने जो पहले परोसेंगे ना हम 7 days का कोर्स, इसके बाद में ये देंगे ना, तो वो धन्य धन्य हो जाएंगे। तो एक तो साक्षात्कार मेरा समझ लिया ना आपने कि अंत में हम सभी को ये सेवा करनी पड़ेगी, ये हमारी सेवा बाकी है। और जो अनन्य भक्त है बाबा के, पहले भक्त तो हम हैं असल में, हम बाबा को अंदर दिलो जान से जो अभी याद करते हैं, तो भक्ति मार्ग आएगा तो हमारी 75% वृत्ति तो होगी ही होगी। लगता ये है मुझे कि हम 75% जागृत होंगे और बाबा को कहेंगे बाबा मैं जानती हूँ आपको, आप कौन हो। भले हीरे के शिवलिंग की हम पूजा करेंगे, परंतु अंदर से आत्मा तो कहती होगी मेरा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, माय पर्सनल, ये हम करेंगे। पर वो भक्त ऐसे नहीं करेंगे। भक्त तो हमारे बनाए हुए मंदिर में आके बहुत भावना से पूजा करेंगे। तो गुलजार दादी ने ये कहा, ये भक्तों की रूबरू सेवा अच्छे से वो आपको अभी करनी है। तो द्वापर युग के कहते हैं ना 8 जन्म बहुत भक्ति में जाएगा। 8 जन्म में तो हम जो उतरेंगे ऊपर से 2 करोड़, त्रेता कैंट में 33 करोड़ और 2 करोड़ वो 35 करोड़ आत्माओं की अभी हमें सेवा करनी ही है। कितना होमवर्क मिला है ये आप सभी को सुना, ये पुराने दादी के क्लासेस में हमने सुना है और इनके ऊपर हमने बहुत चिंतन किया है।
दादी कहती थी कि ये जो भारत की है पॉपुलेशन, तभी नहीं मालूम था कि 120 करोड़ या 125 करोड़ है, कहते हर तीसरा चौथा तो बाबा का बच्चा ही तो है। हम त्रेता के अंतर 33 करोड़ तो हो जाएंगे। अभी आप देखो, मल्टीप्लाई करो, हर चौथा व्यक्ति बाबा का बच्चा है। और कहते फॉरेन से वो जो निकल आएंगे ना, वो भी इसमें समा जाएंगे। क्यों? सचिव त्रेता में तो रिकॉर्ड रखा जाएगा, रिकॉर्ड रखेंगे तो बराबर आएगा। तो 9 लाख की व्याख्या करो, 12 जन्म के बाद 9 लाख तो 72 लाख सो इसमें ही हो गया। और जो एडिशन होगा दूसरे जन्म का वो 11 जन्म, फिर तीसरे जन्म में जो आएगा तो वो 33 करोड़ भी पूरा नहीं होगा, वो आज वो नंबर भी कम ही है। तो सावधान सावधान, नंबर तो बहुत थोड़े में लगाना है। तो वो हॉस्पिटल बना कैसे? वो जमीन तो लिया था घर के लिए, सभी के भवन के लिए, 40 इसमें विभाग हमने किया, सारा प्लान बनाया, रास्ता बनाया, सैनिटेशन का प्लान बनाया, पास किया। कई बारी जोधपुर गए, कई बारी जयपुर गए। बाबा को वो जो सेवा करानी थी ना, वो मिनिस्टर्स वगैरह की, और हमारा जो पाँव घिसना था ना इनके ऑफिस में, हम यहाँ से ST बस में जाते थे और वहाँ जाके वो जोधपुर में कितना घंटा बैठते थे, वहाँ टाउन प्लानर के पास, फिर जयपुर जाते थे। तो वो सारा प्लान पास हो गया। उस उतने में गुलजा दादी का ऑपरेशन हुआ तो अशोक मेहता की बहुत सेवा हुई। दूसरे दिन हम दादी को देखने गए, गुलजा दादी को। दादी तो चल रही थी पैसेज में, और वो अशोक मेहता उसी समय आया तो हमने तो उसको थैंक यू कहना चालू कर दिया। वो माना कि आपने तो हमारे भगवान सब दादी को बचा लिया, हम आपका पाँव धो के पीना चाहते हैं। आपको नहीं मालूम, आप आएंगे हमारे वो हेडक्वार्टर्स में, आप देखेंगे लाखों लाखों है, आपको भेंट पड़ेंगे। आप जैसे वो एक व्यक्ति होता है केक की तरह, और हम कैसे उसका टुकड़ा टुकड़ा करके खा लेते हैं केक का, ऐसे हम आपको खा जाएंगे। हम आपका इतना शुक्रगुजार है कि आपने गुलजार दादी को बचा लिया। वो देखते हो ना मेरा जंपिंग चेक का नेचर, तो वो वहाँ भी वो इनको बताने लगी, वो देखने लगा कि ये क्या निवेदन ने शांत किया। शांत हो जाओ, आप दादी को देख लो, बाद में हम बात करेंगे। क्योंकि वो डॉक्टर का रूप एक बड़ा था उस समय, वो ज्ञानी नहीं थे ना। तो हमने इनको इन्विटेशन भी दे डाला। दादी ने भी फोन करके वहाँ रहा कि अशोक भाई जी आपको अपने सब परिवार मधुबन आना है। तो हम वापस आएंगे तो हमने दादी को कहा, दादी को आगे तो हमारे घर भेजना। तो मुझे नहीं मालूम था कि आगे भी मेरा कनेक्शन होगा। आया वो, दादी ने भी भेजा। शिरीन मैंने पूछा आप ज्ञान में कैसे आए? तो जैसे मैंने साक्षात्कार की बात थोड़ा बहुत बताया और जलाराम का बताया थोड़ा सा, तो उसने कहा कि भजन गाओ। तो मैंने वो भजन गाया। फिर कहा कौन से कुल से हो तुम? मैंने कहा मैं जैन कुल की हूँ। बहुत पसंद आई इनको ये बातें, क्योंकि वो खुद जैन है। तो कहा कि कुछ आपने विशेष किया है वहाँ? मैंने कहा मैंने तो नहीं किया, पर मेरे मामा ने एक संत को यहाँ से भगाया। भारत से संत नहीं जाते, जैन संत सागर पार करके नहीं जाते हैं। मैंने कहा मेरे मामा ने कुछ जैन फिलोसोफर्स को ऐसे कुछ कहा कि वो वहाँ आए और हम सभी को जैन रिलीजन के बारे में विस्तार से 16 दिन समझाया, और हम सभी ने इतना डोनेशन इकट्ठा किया कि वहाँ एक विरासत हो गया। तो वो सुन के, वो तो एक ऑर्डिनरी बात थी मेरे लिए, परंतु बाबा को उसी समय वही बात सुनानी थी। आप देखो कि मैंने पुरुषार्थ नहीं किया। अभी ये कौन कहलवाता है? बाबा। ये पुछड़ी किसने पकड़ के रखी है? बाबा। तो हम केवल एक आ जाते हैं ना, एक स्थान पर खड़े रह जाते हैं और भोले भाव में छोटे बच्चे बन जाते हैं ना। अभी कराना होगा जो कराएंगे, और बीच बीच में हम हमारी एडिशन करते जाते हैं। बाबा वो भी हमारी दिल की बातें पूरी करते हैं। शिरीन बहन को वो बात पसंद आई तो अशोक भाई को कहा कि नहीं यहाँ तो कुछ करना है, मतलब ये दादी के लिए कह रहे तो हम डॉक्टर का ग्रुप लाएंगे यहाँ सेवा के रूप में। अभी ये बात चली रही थी 3-4 महीने लेते मेरे भाई का भी ऑपरेशन हुआ। वहाँ कुछ बाप दादा को पूछा होगा योगिनी बहन के सेंटर में, तो बाबा ने कुछ राय दी होगी, और फिर यहाँ दादी के साथ कुछ बातें हुई होगी। तो दादी ने बुलाया, हम यहाँ थे पीस पार्क में, आप जल्दी से आ जाओ, गाड़ी भेजी वहाँ से। तो कहा कि अभी आपकी टिकट तो नहीं है। वो ओम प्रकाश भाई जो था ट्रेन वाले, कि अभी जो टिकट मिले आप अपनी गाड़ी से चले जाओ। ओम प्रकाश भाई ऐसे ही बात कर रहे थे। हमने कहा ठीक है, पर क्या काम है? कहते निवेद भाई आपको बुला रहे हैं, अर्जेंट है, आपको पहुँचना ही है वहाँ। और क्या हुआ, और उसके बीच में क्या हुआ कि यहाँ खुबा दादा आए थे ये ओपनिंग में। तो खुबा दादा की तो विजिट मधुबन तक की थी, तो हमने इनको रोका वहाँ मधुबन में
कि हमारा इतना बड़ा बेसबॉल का ओपनिंग हो रहा है, तो आप कैसे जा सकते हो? तो आंटी भी आई है, तो आपको तो ये प्रोग्राम आना है, तो 2 दिन पूर्व था ये। तो वो कहे नहीं हमें जाना है, गुलाब आए थे होनोलुलु से, तो क्या हमारा तो शेड्यूल बना, नहीं करें वो शेड्यूल तोड़ दो, आपको यहाँ आना ही है। यहाँ आए, सारा प्रोग्राम देखा कि ये तो एक परिवार में है। तो यहाँ ये प्रोग्राम सवेरे दोपहर को 2 बजे पूरा हुआ, तो मुझे कह रहे हैं कि हम आपके घर खाना खाने आएंगे। मैंने कहा जरूर आप जरूर आओ। तो हमने यहाँ एक बस वेट किया था, तो दादी ने कहा पसंद की हम वो बस में बैठ गए। तो मैंने कहा दादी आप 20 चिल्लाएंगे, मेरा तो घर में जगह नहीं थी। कहते हम खड़े खड़े खाएंगे, बैठ के हमें बैठने की जगह नहीं चाहिए, खड़े खड़े खाएंगे। हमने घर जाके खाना बनाया और ये सभी लोग आए 2-3 घंटे में, और खुबा दादा इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि जो निवे भाई के साथ थोड़ा बहुत जो रिमोट था ना, वो दादी के साथ यटी के साथ एकदम घरेलू हो गए। अब अभी ये समझो एक थाली जिसमें 3 चीजें थी खाने की, और बस वो देख के वो इतना प्रभावित हो गया। वो हमारा जो भाव था ना, रुक जाओ ना, ये तो हम सभी को कहते रहते हैं, परंतु कुछ अंतर से सच्चे दिल से भी बोलते हैं ना, वो काम कर, वो इंजेक्शन का काम कर देगा। फिर वो खुबा दादा ने देवे भाई को बोला कि फाइनेंस में दे दो, आप जमीन ले लो, कहाँ है तुम्हारे पास जमीन? और देवे भाई को मालूम था कि हमारी जमीन की रूपरेखा एकदम तैयार थी, तो एकदम ऑर्डर दिया कि वो जमीन में मकान नहीं बनेगा। तो हमने कहा क्यों नहीं बनेगा, मकान ही तो बनेंगे, मकान के लिए इतना पुरुषार्थ किया, नहीं बनेगा। तो देवे भाई ने दादी को जोगिनी बहन के द्वारा तभी भी कहा कि ये सुनेंगे नहीं, अब दादी से बात करो। परंतु दादी ने मुझे यहाँ ही कहा था, दादी को मालूम था मुझे क्यों वहाँ भेजा जा रहा है, कि जो भी कहे प्लीज तुम हाई बोलो, एकदम तुम कुछ भी नहीं बोलना बीच में। मेरा तो यूं हो 40 जने को अगर मैंने प्रॉमिस दिया है कि आपका मकान मैं अभी आबू में हूँ, मैं बनवा दूंगी, मैं करूँगी, क्योंकि मुझे तो रिटर्न देना था, मेरा घर भगवान ने बनाया, मैं 40वां घर बना दूंगी, बाबा मेरे तो खुश हो जाएंगे। अभी मेरा क्या होगा, वो 40 का श्राप मुझे मिलेगा, कौन रेडी होंगे वो जमीन लेने के लिए? तो मैंने निवेदा को बोला ये आपने अच्छा नहीं किया। खुबा दादा आए वहां बॉम्बे में, बेटी बोलते थे, बेटी वो तुम्हारी जमीन है, हॉस्पिटल के लिए बनी। ये निवे भाई ने कहा, मुझे रियलाइज कराया कि एक हॉस्पिटल तो होनी चाहिए एट हैंड, मतलब एक्सप्रेस। पालनपुर बोलते हो, अहमदाबाद बोलते, कभी कोई चला भी जाएगा, एवरीबडी सो प्रेशियस। तो मैंने कहा वो तो मुझे भी मालूम है, एवरीबडी सो प्रेशियस, परंतु घर को छोड़ के आप हॉस्पिटल कैसे बना सकते हो? तो कहा घर तो बना ही नहीं है ना अभी। आई ना आबू तो मैं दादी के गोद में जाके हम रोए। हमने कहा दादी ये काम हमारे से नहीं। तो दादी ने इतना हल्का कर दिया, आप सोचो ही मत, वो सभी की एक मीटिंग बुला। मैंने कहा अभी कहाँ आएंगे फॉरेन वाले? एक फोन पर दादी ने यहाँ जानती दादी को बोला, ये बात गई, हफ्ते भर में तो सब लोग आ गए। मैं तो देखती ही रह गई कि ये कैसे हुआ। और दादी ने इनको, इसमें मेरे लौकिक फादर का भी था, और दादी ने इतना ही कहा कि यहाँ हॉस्पिटल बनाने का प्लान अभी चल रहा है, जमीन अवेलेबल है, नज़दीक में है, और कोई जमीन नहीं है, अगर आप लोग सब त्याग करेंगे ना तो ये हॉस्पिटल बन जाएगी। और वो डॉक्टर का ग्रुप भी आने लगा था, वो जो अशोक मेहता का वो छात्र, तो जो भी ग्रुप आते थे इनकी यहाँ प्रेस पार्क में सेवा होती थी। और प्रेस पार्क में आप देखो कि 90 और 91 में इतनी सीवियर विंटर थी, तो सारा जल गए पूरा। तो दादी हमें गाड़ी में लेके आती थी, वो कह रही थी आपको करना हो तो ही आप दोबारा करना, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको करना हो। परंतु आप ये समझो कि ऐसी दादी जो हमें संभाल के बैठी थी, जो हमारे ऊपर 4 हाथ रख के बैठी थी, जो हमारा आगे पीछे पिछला सब सोच के बैठी थी, ऐसी दादी को हम कैसे ना बोलेंगे? हमारा खुद ही अंदर से आवाज आ रहा था हम तो करेंगे। बहुत मेहनत की, सारा वो लैंड हो गया, सारे पौधे जो जल गए वो हमने दोबारा शुरू किया। और उतने में ये डॉक्टर के प्रोग्राम उपरा उपरी होने लगे, और ये हॉस्पिटल की भी बातें सारी वो एकदम जैसे इमर्ज हो गई। तो इतने सारे आते थे राय करने, बिल्डिंग के करने, वो करने। गोलेगांव से किशोर भाई ने कह दिया कि अशोक मेहता की जो बेटी है अभी आर्किटेक्ट बनी है ना, तो सोनू को बोलो ना
डिजाइन करते, अभी किसी को पूछा भी नहीं और ऐसे बोल दिया। अशोक मेहता को ये बात चिंची, निवेदन को ये बात चिंची, ये हमारी पथ रह गई, वरना हमारी तीसरी चौथी वाली हमारा काम तो बहुत बड़ी पकड़ा है। तीसरी वाली नारियल नहीं हो रहा है, परंतु काम तो बहुत पकड़े, बहुत गुस्ताखी किया यज्ञ में आके। माफी मांगते हैं उन सभी की आज। तो मैंने ये देखा, कहने का भाव ये था, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो यज्ञ में तैयार आत्माएं है ना, ये मैजिशियंस है, वो छूमंतर करते हैं और बाबा का जो सेवा का पाठ है ना वो यूं कर देते हैं। एक सेकंड में एक प्लान बनता है, इसके ऊपर एक और प्लान अच्छा आ जाते तो वो प्लान को परिवर्तन करके किसी के हृदय का एक वो तंत्र भी हिलने नहीं देते। देखो हॉस्पिटल की जमीन का पहले ही पैसा मिल गया, पहले ही सभी ने खरीद लिया और कहा कि नहीं अच्छा है ये कार्य चल रहा है, ओके, तो हम हमारी लैंड गिव अप कर देते हैं, रजिस्ट्री के पेपर सारे दे दिया दादी के हाथ में। तो बाबा इकोनॉमी और बाबा उन आत्माओं के त्याग के ऊपर जो हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल की आपको मालूम है ना कितनी सेवाएं होती है, और हॉस्पिटल की सेवा के कारण हमें ज्ञान स्वरूप मिला। मैं बताऊं, चंद्र रेड्डी जी थक तो नहीं गए? नहीं। ओके। चंद्र रेड्डी जी मद्रास में रोजी बहन के बहुत कनेक्शन में थे और रोजी बहन ने बहुत अच्छी सेवा महामहिम चन्ना रेड्डी जी का किया था, परंतु जब वो राजस्थान का सीएम बन के आया, हाँ, तो वो इनका प्रोग्राम यहाँ पेशवाक देखने का बना। उस समय हम आबू में जब आते थे ना बाबा के बच्चे, तो गुजरात वाले का घर, उदयपुर वाले का घर, दिल्ली वाले का घर, फिर वो जो राम मंदिर वो जो नदी लेक के पास में है वहाँ पर, फिर सुधीर होटल, वहाँ पर कमरे लेते थे, वो इतने गंदे होते थे। हमारी भी ड्यूटी लगाते थे रामचरित में, तो हमें वो सफाई करनी, और वो जो रघुनाथ मंदिर है तो इतने मच्छर, और 5 रुपये में मैट्रेस मिलता था, परंतु वो मैट्रेस की गंध अब देखो हमारी एक रात ना निकले। तो हमारा भी वो जो था ना अंदर से वो एक नफरत जैसी हो गई थी, ये क्या है, जगह नहीं है हमारे पास, 3 पे पृथ्वी नहीं है, बाबा के इतने बच्चे बढ़ रहे हैं, अभी आप आते हो इतनी सुविधा देखते हो, केवल मधुबन था, सुखधाम भी नहीं था, ओम शांति भवन था, सुखधाम अभी बाद में बना है, मतलब वो पैरेलल लेवल पर बना है, और जगह बिल्कुल नहीं, और सभी के दिल को आवे आवे आवे, बाबा के बच्चे हैं क्यों नहीं आएंगे। तो जमीन की बहुत थी। बेजू वहाँ स्कूल से पिकनिक करके आया, जाके वल्लभ भाई को बताया, दादा दादा वहाँ जंगल के बीच में जगह है, वो भी छोटा, दादा वहाँ जगह है। अब खुद क्योंकि बातें चल रही थी ना, हम दादी के साथ अनसुन रहते थे, इनकी जो भी बातें होती थी वो सुनते रहते थे, वो इनकी सीक्रेट होती थी तब हम हट जाते थे, परंतु दादी तो मेरी है, यज्ञ मेरा है, बाबा मेरा है, हक जता के बैठे। कभी कभी दादी खाना खाती होती थी तो टेबल पर जाते थे ना, तो ऐसे करते थे, दादी बोले आ जाओ, तो बात करने से पहले तो गिट्टी आ जाए मुंह में, और इतना वो प्यार कभी कभी आ जाती, दादी खाती होती तो भी हक कर लेते, और दादी तैयार होती थी कमरे में क्लास से पहले, तो वहां जाते थे, तो वो ऐसे होता था जैसे दादी के अंदर मेल चली जाओ, एक ऐसा चुंबकीय वातावरण दादियों के समूह था। एक दादी की नहीं बात करें, मनो दादी देखो, शांतामणि दादी देखो, एक रतनमणि दादी, विधि विधान स्ट्रिक्ट, एकदम आप सिस्टमेटिकली बात करो पहले से। इनकी रसिक बहुत मिल गए, परंतु इनकी ट्यूशन बहुत लिया। अभी बीच में इनकी ट्यूशन की बात बताओ, तो एक दिन इन्होंने मेरे पर हंसी किया, यहाँ पे इस बात में सारी दादियाँ भोजन करने के कोई कार्य में आए थे, तो हमने एक बात छेड़ी, तो इन्होंने 3 पेड़ पृथ्वी की बात वो मुरली में आई होगी, तो मनोदादी ने चुटकुला पूछा मुझे 3 पेड़ पृथ्वी क्या होता है, तो गुलजा दादी हंसी, वैसे बहुत साइलेंट रहती है दादी, कहती इनको पूछो, इनका जवाब ढूंढो, और रतनमणि दादी को पूछो कि इनको क्वेश्चन पूछे इसके ऊपर। दादी ने पूछा तो मैंने कहा दादी मैं आपसे डरती हूँ, आप योग
की बातें करते हो केवल। आज आप पूछना चाहते तो मैं योग में उत्तर नहीं दे पाऊंगी, ज्ञान में कुछ दे पाऊंगी। मैंने सुना नहीं है तीन पृथ्वी का आगे पीछे क्या है। तो गुलजार दादी ने इतना प्यार से मुझे कहा कि दादी आप इनको बताओ तीन पृथ्वी क्या होती है वास्तव में। तो दादी ने मुझे कहा, ऑर्डर दिया, हुक्म, 5 बजे बेडरूम में मतलब कमरे में आ जाओ। 5 से 8:30 तक मुझे वो बात समझाई। तो क्या समझाया कि पैर तो पृथ्वी पर है, परंतु बाबा ने वो जो 4 का चित्र है उसमें तो हम रूट में है, तो पाताल पे हम कार्य करते हैं धरती के ऊपर, और हमारा कनेक्शन तो परमात्मा के साथ है। तो कहते क्या यहाँ से वहां तक तुम एक सलीखी, एक बराबर, एक संकल्प में एकाग्रता से, दृढ़ता से लंबे समय तक स्थायी टेक सकती हो। वो सीधा बोला 15 मिनट। कहते उसको बोलते हैं वामन अवतार या तो 3 पैर पृथ्वी। मतलब हमारा 3 पैर ऐसे नहीं, 3 पैर ऐसे है, वो हमारी जो मन की स्थिति है वो है, और 3 पैर पृथ्वी कार्य करने के लिए। अभी आपने ये सुना है ये बातें? नहीं सुन। प्रैक्टिस करना। जब कभी हम समुद्र में जाते हैं तो हम पाँव डुबोते हैं, तो वहां पाँव डुबोते आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमो कि हे सागर, धरती, हवा, अग्नि, आकाश आपके समक्ष तो मैं हूं ही हूं, परंतु आपके नीचे भी हूं, अंडरग्राउंड। हमारा अभी मिशन जो चल रहा है रेवोल्यूशन, अंडरग्राउंड चल रहा है, और हमारी पहुंच तो ऊपर तक है, परम धाम तक। आज की बोलने की पॉइंट थी, परम धाम तक है, हमारा आवास निवास वहां है। तो आपका कनेक्शन 5 तत्व से भी, बाबा के कार्य से भी, ब्राह्मण बनने के सार्थकता से भी, और हमारा प्रिय बाबा से, हमारा जो असली घर है वहां से हमारा कनेक्शन बन जाए। एक बड़ा केबल, अनब्रेकेबल, अनफोल्डेबल, अनशेकेबल, इतना अच्छा चलेगा। फिर योग की कैसी हो जाएगी रूपरेखा। हमें क्या लगेगा, बाबा शक्ति दे रहा है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल भर रहे हैं, बाबा शक्ति दे रहा है, बाबा इशारा दे रहा है, बाबा सुविधा बना रहा है। हमें कह रहे बच्ची बस इतना कर दो, पद्मों की कमाई तुम्हारी। अभी ये पद्म कैसे बोलते हैं? एक दिन मैंने हमारे भाइयों को क्लास कर, वो कितना महीना बोला था, 21 या 22, वो इनको बोले कैसे? 10 करोड़ तो फिर भी हम बोल सकते कि लिखने में आता है कि चलो ये 10 करोड़ है, परंतु पद्म इनके इतने निंदे हैं। तो हमें अगर किसी को एक्सप्लेन करना हो तो ये बाबा कहते हैं ना, बच्ची आप दृष्टि दिल से दो, असलियत से दो, सच्चाई, सफाई, ईमानदारी से दृष्टि दो। ये बेटी का 84 जन्म बाबा बनाए गोल्डन अक्षरों से। तो बाबा कहेगा कि बच्ची तेरे खाते में पद में ट्रांसफर हो गया, क्योंकि आखिर में तो द्वापर युग का पूरा और कलयुग का आधा, इतना हमें बाबा को देना है। त्रेता, अब ये नहीं गिनो कि कितने हजार साल है, ये नहीं गिनो, दिन नहीं गिनो, अब घंटे गिनो। आपकी नोटबुक के पीछे 1 साल में कितना मास, 1 मास में कितना दिन, 1 दिन में कितने घंटे, उतने घंटे तक बाबा को हमें सुविधा देनी है। रोटी, कपड़ा, मकान और इज्जत, क्या बोलते हैं, लक, फॉर्च्यून, खजाना, शानो शौकत, राजाओं के घर में हमें भेजना है। तो ये सब बाबा कैसे करेंगे? भोला भंडारी है, परंतु कार्य तो कराएंगे। तो कहेंगे आप दृष्टि दे दो, आप थोड़ी तसल्ली दे दो, आप शुभ भावना रख दो, आप मोदी के 2 पॉइंट सुना दो, आप स्माइल कर दो, आप बेस्ट विशेष कर दो, आपके खाते में। अब यज्ञ में हम चलते हैं, एक दिन में कितना चलते हैं, ऐसे ही तो हमारा वहां खाता ऐसा होगा जो हम कभी गिन ही नहीं पाएंगे। कितनी भी वो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करो तो भी वो भी हम नहीं व्याख्या कर पाएंगे। और बाबा को मालूम है कि एक एक का अकाउंट कितना जमा होता है। तो हमें सबको क्या होना है? सावधान।
हमारा जमा हो रहा है असलियत का, हमारी जो वफादारी है ना, हमारी जो अंदर की इनायत है, ईमानदारी है, हम यज्ञ के घोड़े हैं, यज्ञ के रक्षक है, ये जो एक बना है उसमें हम स्वाहा करते हैं, जो लेके आए थे वो खाली करना है और जो दे रहे हैं वो भरना है, तो हमारा अकाउंट वहाँ तीव्र गति से भरता जाता है। तो फिर आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत रौनक वाली हो जाएगी। ये चीजें हमने दादियों से सीखा। एक दिन शांतामणि दादी ने ये कहा कि आप है ना, मैं आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, आप आज से 3 दिन तक आप सावधान रहना। दादी तो बहुत रमणीक थी, तो मैंने कहा हाँ दादी करना जरूर। मैंने समझा कि कुछ खाने पीने का होगा, कुछ कपड़े का होगा या कुछ तो करेगी दादी। 2 दिन तो मैं बहुत सावधान रही, तीसरे दिन मेरी सावधानी हटी और वो दादी ने वो काम कर दिया। तो दादी ओमनिवर्स में जाके बैठ गई। दादी को मालूम था कि हम लंच आवर यहाँ जब मेरे बच्चों की छुट्टी होती तो हम घर जाते हैं। ओमनिवर्स में जाके बैठी और अंदर से आह्वान करने लगी चुपचाप, और वहाँ किसी को बोला कि किसी को नहीं बताना मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पर एक्सपेरिमेंट किया। तो वो बोलती रही होगी अंदर से पसंदी आओ, या तो वो सकाश देती होगी। दरवाजा खोला, मैं तो कभी नहीं जाती हूँ लंच आवर वहाँ, तो मुझे अंदर से लगे कोई मुझे पीछे से खींच गया। क्यों? दादी थी, ये सकाश देने वाली तो दादी थी, और अभी तो 15 फीट ही रहा, वो तो बहुत देर से बैठी थी, वायुमंडल बना हुआ था। कभी नहीं जाती हो, पर मुझे ऐसे लगा कोई मुझे पीछे से जैसे ट्रैक कर रहा है, मुझे थोड़ा खींचा हो रहा। तो कभी नहीं गई हूँ, परंतु क्या हुआ, दादी ने खींचा, मैं रिवर्स गियर में टर्न होके दरवाजा खोलने के बदले मैं ओमनिवर्स गई, और वहां जाके मैंने कहा दादी, कहती टचिंग पावर है परंतु सिग्नल बहुत वीक है। इतनी देर लगी तेरे को, घड़ी लगाई हुई थी कि 5-7 मिनट लगा, कहते तेरे को अगर बाबा कोई देंगे आदेश 5 मिनट के बाद तो कैच करेगी। बसंती तेरे को बहुत सुधार की आवश्यकता है। टचिंग पावर एकदम कैच करो, परख शक्ति एकदम तीव्र करो। ये होती है दादियों के साथ रहने की मजा। आप मिस किया है ना आप सभी ने। दादियों ने कैसे प्यार से हमारे अंदर वो सुधार लाए, करेक्शन लाए। वो हमारी टीचर्स थी, सखियां थी, दादियां थी, माँ थी, हमारे कंपेनियंस थे, और चलते फिरते रमणीकता से हम लोगों को निखारा। मुझे एक को नहीं, ये सभी भाइयों को यह अनुभव होगा, हजारों अनुभव इनके भी होंगे। मैं तो आपको गिने चुने जैसे जैसे स्फूर्ति में आती है वो सुनाती हूँ। तो वो चेन्ना रेड्डी जी जब यहाँ आए तभी जगह की बहुत तंगी थी और थक चुके थे हम। सवेरे 3 बजे एक जगह पर चाय पहुँचाना, बस एक, ट्रक एक, वाहन एक, मधुबन में कोई साधन नहीं थे। एक स्कूटर था ग्रीन कलर का, सुनी भाई आपको याद होगा, और वो बस सवेरे 2 बजे से पहले रघुनाथ टेम्पल, फिर वहाँ सुधीर होटल, फिर वो जो घरों में थे वो दया आती थी। और आने के बाद हम कहते थे तो दादी एकदम सीरियस हो जाती थी। दादी का वो जो रूप था ना, वो त्रिकालदर्शी वाला रूप था। दादी उस समय जरूर बाबा को कहती होगी, बाबा अभी तो कुछ करो। और जब ये चेन्ना रेड्डी जी आए तो मधुबन में है ना, कभी स्टेज पर, कभी वो कमरे में, तो भीड़ की भीड़ होती है वहाँ, क्योंकि मधुबन वाले भी वो सबको लगता है कि हम सब घेराव करते हैं, हम लोग सब, वो वास्तव में नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर एक ऐसे सिस्टम होनी चाहिए कि हमारे जो चप्पल भी है ना क्लास के बाहर, वो भी एक प्रदर्शन का यूनिट होना चाहिए। कोई बाहर से अचानक आ जाए ना, तो वो अगर हमारे चप्पलों को देखे ना, तो इन्हें लगने चाहिए कि वो कौन अंदर बैठे हैं जिन्होंने इतना सफाई से ये रखा है। और हम जो बीच में से उठ के निकलते हैं कभी कभी बीच में से, वो भी हमारे सिस्टम गलत है। हम एक स्पिरिचुअल आर्मी है। आर्मी की तो कितनी डिसिप्लिन होती है। जब समय होता है तभी ही हमें उठना चाहिए, और जब समय होता है तभी हमें फुल अटेंशन से बैठना। ये सारी सुधार की आवश्यकता है। ये यज्ञ में ये आप मैंने अपने स्टूडेंट्स को अपने सेंटर पर ही आप अगर प्रैक्टिस कराएंगे, परफेक्शन लाएंगे, एक सेंटर का वो परफेक्शन सभी के लिए सैंपल के उदाहरण बन जाएगा।
तो दादी ने, निमे भाई ने, मृत्युंजय भाई ने, जगदीश भाई ने, करुणा में, बहुत बड़ा, वो सभी ने प्लान बनाया कि चिन्ना रेड्डी जी को यहाँ बुलाया जाए। और उस समय हमने वो एक सेवा किया था, एक गांव बनाया, बगीचे में एक गांव में बगीचा होता है हमेशा। यहाँ ये बगीचे में ये जो हमारा पार्किंग ग्राउंड है वो मैदान था, तो वो मैदान में घास की झुपड़ियाँ, नवसारी, सूरत और मणिनगर, वो उन्होंने मिलके वो एक बनाया था। वहाँ बाबा की कुटिया, एग्जीबिशन के हॉल वगैरह वो सभी। तो उसमें चिमन भाई पटेल उस समय सीएम था गुजरात का, वो आया तो उसने अपने सारे मिनिस्टर्स को 4 दिन के अंदर यहाँ वो जो लाइट बत्ती वाले सवेरे शाम रात लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ, वो जो हमने सेवा रची थी कि ये गांव वालों की और ये राजस्थान के गांव वालों की सेवा हो, हमने राजस्थान के मिनिस्टर्स को बताया था कि आप अपने गाँवों से अनाउंसमेंट करो और आपके गांव से लोग ये देखने आए यहाँ VIP की सेवा, अधिकतर 99%। और उसमें ये चिन्ना रेड्डी जी एक दिन विजिट किया, वो इनका फर्स्ट डे था, प्रभावित हो गया कि कितना सेवा करते हो। दूसरे दिन इन्होंने प्लान बनाया कि दोबारा भी लाओ, तो दूसरे दिन चिमन भाई पटेल तो चले गए सदा दीदी के साथ को, शाम को सवेरे सवेरे चिन्ना रेड्डी जी को यहाँ लाए। दादी ने खुद इनका हाथ पकड़ के पूरा बगीचा घुमाया। अभी एनवायरमेंट से वो इतना प्रभावित हो गया कि ये केवल क्लास में बैठ के बातें नहीं करते, क्लास नहीं करते हैं, ये प्रकृति का भी ध्यान रखते हैं। फिर हॉस्पिटल भी थोड़ी देखी तो इन्हों को लगा ये समाज सेवा भी करते हैं, दिल इनका जो है देखा। फिर दादी ने हमें सैंपल के रूप में आगे रखा। उस दिन तो मैं डरी हुई थी कि ये चीफ मिनिस्टर है, हमेशा मेरा काम पकड़ा जाता है, गवर्नर, हाँ गवर्नर है। और हम अभी मैं अगर कुछ बोली, ये 5 दादियाँ हैं और जगदीश भाई, रमेश भाई भी है, मुझे बोलिए, कहे कि बोलो, मैं बोलूंगी। क्यों? इतने सारे जो थे, डरी हुई थी उस दिन, तो मैं इतना ही बोली कि आप हमारे घर आके बोलना, मैं आपसे प्राइवेट में बात करूंगी। मैं अभी नहीं बोलूंगी कुछ भी, आपको देख के मैं बहुत खुश हूँ, बस इतना ही बोलेंगे। सचमुच खुश हुई थी कि इन्हों का जो प्लान है यहाँ फलीभूत हो गया, क्योंकि मेरे अंदर एक संशय का छोटा सा बीज था कि अभी तक तो बाबा ने मेरी पद रखी है, अभी आगे रखेंगे कि नहीं, क्वेश्चन मार्क है। मेरा फेथ जो था ना, वो फेथ का मुझे बहुत बड़ा भरना पड़ा जो मेरा, अभी तो फुल फेथ है। तो चिन्ना रेड्डी जी को यहाँ बताया जगह की बहुत कमी है, आप कुछ ढूंढो, आपके प्लान्स में देखो, आपको सर्वे कराओ, और एक प्रस्ताव हमारा ये है, आप अगर कर सकते हो। ये सारा इन्होंने कितनी मदद की। और पूरा ज्ञान सरोवर का जो था वो इनका 4 हाथ रहा। रोड की परमिशन दिया, अप्रोच रोड दिया, लाइट की वो जो सारी जो चीज़ें थी, जितनी भी रुकावटें हो सकती थी, क्योंकि हॉस्पिटल में हमें अनुभव अच्छा सा हो गया था कि यहाँ जो आबू वाले हैं, आबू वालों ने विरोध किया, हंगामा किया और वो रैलियाँ निकाली कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं होनी चाहिए, फिर वो हॉस्पिटल का वेस्ट होगा, ये होगा, यहाँ हॉस्पिटल की क्या आवश्यकता है। बाबा ने मुझे इतना टच किया, तो मैंने राकेश भाई को बोला कि राकेश ये बहुत अभी आगे निकल गए हैं आबू वाले, आप अभी छपाओ कुछ। तो देवेश भाई से, शशिवेद से लिखवाया, क्या आपके घर में कभी कोई बीमार नहीं होगा? क्या आपके घर में कभी किसी को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होगी? आप हाँ या ना का जवाब उसमें करो। घर घर में गए, अब इन लोगों को रियलाइज कराए। पहले दुकान से शुरू किया, फिर घर से, फिर रास्ते पर खड़े होके इतनी सारी फाइल्स, ये सारी जो कंप्लेन थी इन्होंने फॉरवर्ड किया और हमारा रिकॉर्ड दिल्ली तक गया, दिल्ली हेल्थ मिनिस्ट्री तक गया। तो इन्होंने जितना वो किया था ना, उसका हमारा बाबा ने हमारे से 4 गुना करवाई। फाइल की फाइल इकट्ठी हो गई और इसमें जो हाँ था वो हमने मैंने दिल्ली में अंडरलाइन किया रेड अक्षरों से, और जो ना था वो ग्रीन अक्षरों से, और आगे लिखा काउंट द यस एंड काउंट द नो। वहाँ से 4 दिन के बाद आया कि किसी को भेजो मिलने के लिए। अशोक जी गए, सारा क्लियरेंस मिला, तो वो हॉस्पिटल की फाउंडेशन बन गई, ज्ञान सरोवर बन गया चिन्ना रेड्डी के कारण।
वाह। यूनियन मिनिस्टर एल फतेहदार है जिन्होंने ग्लोबल हॉस्पिटल को लाइसेंस दिया, ग्लोबल हॉस्पिटल रन करने। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लोकल गवर्नमेंट यूनियन मिनिस्टर है जिन्होंने उसको लाइसेंस दिया। उस दिन समय पर मैं नहीं बोली। इस अनुभव में आप एक चीज देख रहे हैं, एक है स्टेटस के हिसाब से बड़े बड़े, दिमाग के हिसाब से बड़े बड़े, पर कई बार थोड़े जो नोटी होते हैं ना वो भी बहुत कुछ कर रहा है। होता है काम, होता है। तो नहीं बोली ना उस समय, तो उसकी पनिशमेंट ये मिली कि हिस्ट्री हॉल में 2 दिन बैठना शांति से, और बाबा के कमरे में 1 दिन बैठना है। तो मोहिनी में तो बहुत गुड फ्रेंड थी, तो मोहिनी ने कहा कुछ खाना है मेरे कमरे में। तो वहां भी बंदे की कुछ लग गई, वहां से भी निकल के दादी के कमरे में जाके खाना पीना होता था और थोड़ा बैठना होता था। मोहिनी बहन हंसती थी, वो कहती बात नहीं होना, अभी दादी तो बहुत फ्रेंडली है, अब भी माफी मिल जाएगी, पर दादी स्ट्रिक्ट ही रही, कहती तुम्हें अभी है ना बहुत सीखने की आवश्यकता है। और आप नहीं मानेंगे, बाबा ने वो शब्द सुन लिया होगा ना, चन्ना रेड्डी जी का पीए हमारे घर आए, तो मैंने इनको सबसे पहले क्या दिखाया, बाबा का कमरा नहीं, मेरा कमरा, मैं अकेली रोज सोती हूँ, भाई साहब का कमरा ये अकेले, बेचू का कमरा ये अकेले, और ये हमारे भाई बहन यहाँ रहते हैं मेरे साथ 35 बीकेस रहते थे। मैंने भी एक हॉस्टल बना के रखी थी, मतलब जो भी बाबा के घर में बच्चे आते 35 मेरे हिसाब में दे दो, मैं भी संभाल लूंगी। तो लास्ट में मैंने बाबा का कमरा दिखाया, मैंने कहा मुझे इंस्पायर करने वाला ये व्यक्ति है बाबा, अगर आप इनका काम मानेंगे तो आप तो निहाल हो जाएंगे। मैंने कहा मैं दूर दूर से 7,500 मील से दूर आई हूँ और मुझे वो करवा रहे हैं, और मैं इंस्पायर्ड हूँ, इंस्टिगेटेड हूँ, कमिटेड हूँ, डेडिकेटेड हूँ, आपको अभी ये काम कराना ही होगा पीए। वहाँ मुझे बोलने का बोला था, ये नहीं मेरा घर बोलता है, मैं कैसे रहती हूँ, क्यों रहती हूँ। इनको इतनी वो बहन थी, बहुत पसंद आई। इन्होंने भी चन्ना रेड्डी को इतना कहा, तो चन्ना रेड्डी ने चौथे दिन कहा उषा बहन को बोलो ना दादी क्लैप कोर्स करा। उषा बहन ने कोर्स करा इतना प्रेमपूर्वक, एफिशिएंसी में। तो 1 सप्ताह के बाद मुझे भेजा गया गवर्नर हाउस में बाबा का कमरा बना। देखो एक एक बात में बाबा हमारे पीछे कैसे खड़ा है, हम निमित्त बन जाते हैं ना, समर्पित भाव हमारा हो जाता है, हमारे द्वारा कैसे सेवा करा लेते। आप ये देखो कि ये बड़े बड़े धाम का वो कितनी रूपरेखा छोटी है, 5-5, 7-7 मिनट की रूपरेखा है। तो ज्ञान स्वरूप बना, अभी क्या बाकी रह गया। हाँ, अब्दुल कलाम जी आए, तो अब्दुल कलाम जी खुद नहीं आए, जगदीश भाई ने जो ये बनाया ना ज्ञान स्वरूप में वर्गीकरण का, तो उसमें साइंटिस्ट विंग की जो सेवा हुई, तो 1 साल 1.5 साल बहुत सेवा हुई। इनको ब्रोशर्स वगैरह भेजा गया अब्दुल कलाम जी को, और अब्दुल कलाम जी का जो फ्रेंड था कार्तिकेय भाई, वो बहुत करीब आ गए, दिल्ली हमारे आशा दीदी, ब्रिजमोहन भाई, इन्हों के बहुत करीब आ गए। तो अब्दुल कलाम जी को तो जैसे खींच के लाया गया पहली बार, तो वो आया तो घुमा सारी चीजें, फिर इनका पिकनिक भी यहाँ, क्योंकि पिकनिक की मशहूरता यहाँ की, जो भी आते ना बड़े, इनको खाना भोजन एकदम फ्रीडम और खुले दिल से बात करना। ये जो छतरी है ना, इसमें बीच गोल है ना, तो इसमें 8 कुर्सी लगाई थी, अशोक बाबा जी और दादी एक तरफ और अब्दुल कलाम जी। अभी अब्दुल कलाम ने हमारा क्लास देखा, उन शांति भवन वाला, देखा कि कितना सिस्टमेटिकली एजुकेशन चल रहा है, इनका अंदर से यूं होने लगा। तो वो दादी को कहने लगा मुझे भी एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पूरे भारत में बहुत चेंजेस लाना है, ये सिस्टम जो है इनको परिवर्तन करना है। दादी खड़ी हो गई, अपना वो सारा रूप निखार के, जैसे कोई माँ दुर्गा खड़ी हो जाती है। अब्दुल भैया वहाँ ये छतरी में सबसे बड़ी सीट में आप बैठ जाओ, फिर आपका मन चाहा कार्य हो जाएगा। आप सभी देख रहे थे, अभी वो सबसे बड़ी सीट है कौन सी, आप सभी सुन रहे थे साक्षी होके। उसी समय मेरे दिल में भी ये हुआ कि वो कौन सी है बड़ी सीट। 3 बारी दादी बोली, और दादी जाके अब्दुल कलाम के पीछे हाथ घुमाने लगी। वो भी नहीं समझा, वो ऐसे देखने लगे, तो इनके बाल कितने लंबे लंबे, और वो दादी को ऐसे देखने लगे। हम भी कही कि दादी ने क्या बोल दिया। वो मेरे साथ जितने भी करुणा भाई भी सरप्राइज हो गए थे। फिर करुणा भाई को तो स्ट्राइक हुआ, चलो मेरे भाई को स्ट्राइक हुआ, हंसने लगे, हाथ मिलाए और कहा
आपको महावरदान मिला है। अभी वो कौन सी सीट है? हाँ, कि आपके मन की बातें जो है वहाँ। और गुलशन दादी ने सभी क्या समझाया कि हम अभी जो है तो हम स्वराज्य अधिकारी हैं। ध्यान सुनाया तो हम स्वराज्य अधिकारी, हमारे मन, बुद्धि और संस्कारों को फुल कंट्रोल में हम कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप ये भारत की हाईएस्ट सीट पर होंगे तो आपका जो मन की जो इच्छाएं है वो पूरी होगी। 8 मास के अंदर कार्तिकेय भाई बताते थे कोई प्रोग्राम ही नहीं था, वो कैंडिडेट भी नहीं था। आप सभी ने सुना होगा। हाँ, कैंडिडेट भी नहीं था, कैसे वो सीट पर आ गए? पापा की कमाल, दादियों का वरदान। अभी मैं पहले भी बोला कि दादी जब बोलती है तो वो पूरा त्रिकालदर्शी होकर बोलती है। इनके बोल में कितना वजन है, कितने वरदान हम ऐसे ही दे देते हैं। परंतु दादी जो देती है वरदान, अब्दुल कलाम जी एक साइंटिस्ट को सीट पर बिठा दिया तो उनको संकल्प नहीं था। वो तो पूछ रहा था कैसे करूं, आपका सहयोग मिलेगा, आपका सहयोग मिलेगा। बाद में अब्दुल कलाम जी ने दादियों को कितनी इज्जत दी। वहां जब दादियां जाती थी तो कैसे दरवाजे खोल देते थे प्रेसिडेंट हाउस के। कितना मिला और कितनी बोलबाला हुई, कितना आवाज बुलंद हुआ। और हमारे बहनों के अंदर वो जो वीआईपी सेवा करते, कितना कॉन्फिडेंस आ गया। अभी आते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पर। तो वो जब महामहिम बनी तो यहाँ आबू वाले है ना, काम बहुत करते, सभी भाई को मालूम होगा। ब्रह्मा कुमारी का कुछ भी अच्छा नहीं दे, क्योंकि इनके अंदर तो है ना वो दो चीजें हैं जो वो नहीं यूज हमेशा करते। करोगे आगे के नहीं करोगे, 7 बज गए, थोड़ा सा करो देने। हाँ कर। हाँ, तो वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारी हो गए। इनको अपने स्वार्थ के कारण ये पीस पार्क में जो बीच का बगीचा है, जो ग्राउंड है जहाँ आपको ले गए थे, वो पहले मैदान ही था। तो प्राइवेट में कहाँ घूमेगी, तो इन जब भी आती थी 3-4 बारी आई तो वो राउंड लगाने रोज शाम पर। किशोर भाई इनका दोस्त, किशोर भाई को साथ में लेके घूमती थी। बिगड़ी हुई थी, मुझे नहीं मालूम था, मधुबन में मालूम था। तो किशोर भाई को कहा फोन पर, इनके वो पीए ने बोला कि आप दादियों को बोलो कि वहाँ आगे महामहिम मिलना चाहती है। हम सब कोने में बैठे, जहाँ हम खड़े थे ना वो स्लोप के नीचे हम बैठे, मिले 1 राउंड लगा रहे, 2 राउंड लगा, मेरे अंदर उतरे। मैं कहा कि क्यों इंसल्ट कर रही हूँ हमारी दादी की, क्यों मिल नहीं रही है, इतना वर्ट है, हमारा संकल्प चलता है। पर दादी को मैंने देखा, दादी और दादी गुलशन और मनो दादी वो फुल मोड में थी। इन्होंने अपनी जो अवस्था है ना, रूपरेखा है ना, बाप समान बन के बैठे। क्यों? इन तीनों को तो मालूम ही था कि यहाँ कुछ अच्छा ही होने वाला है। आप क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे? इन परफेक्ट था इनको और इनका कल्याण करना ही है। तो इन्होंने मुझे नहीं बताया, तीनों दादी को। तो मैं दादी को थोड़ा थोड़ा कि दादी मैं बुलाऊं, दादी ऐसे 2 राउंड लगाए, वो देखती थी दूर दूर से दादियों को। तीसरा चक्कर लगाने तभी केशव भाई ने कहा मेरे दादी को मिल लो, दादी घास में बैठी। शाम हो गया, वो मच्छर वगैरह काटेंगे और वहाँ हमारा मेडिटेशन का समय हो गया है। तो भी वो निर्भय होके चलने लगे। केशव भाई ने चलते चलते बताया कि अभी आपको दादी को मिलना चाहिए, वरना फिर हम आगे देते हैं आपकी परमिशन से। तो दादी भले घर जाए, आप भले चक्कर लगाओ, फिर कभी बुलाएंगे। वो रिवर्स हुई और वो दादी को मिल गया। और रिवर्स होके उसने दादी को ये बताया, अभी भी मेरे कानों में वो आवाज है कि जो कंप्लेन आबू वाले करते हैं वो बेबुनियाद है। ये है हमारी दादियों की वाइब्रेशन फैलाने की, रुचि को चेंज करने की, वायुमंडल को हल्का करने की, सेवा की रूपरेखा। बाबा का जो वाक्य है वो निभाने का, और फिर भी अपकारी पर भी उपकार करने का। दादी ने इनको वरदान दिया उसी दिन, आप शिव शक्ति हो। जो बाबा ने दी वो ही वरदान उसको 1.25 मास के बाद दिया। और बाबा ने उसको एक बात और कही कि आप सीट पर शोभेगी। अगर उस दिन बिगड़ गया होता तो मैंने हो गया होता। वो परख रही थी कि जो
बातें मैंने सुनी है वो बातें इनमें है कि नहीं है। इन्होंने ये देखा कि कितनी पेशेंस है, कितना स्माइलिंग फेस, कोई भी कंप्लेंट मुख पर नहीं है, कहाँ भी कोई शिकायत की कोई रंज नहीं है, ये जरा सा भी अपसेट नहीं है, फिर भी ये परमात्मा की याद में टिकी हुई है। ये अपने स्वरूप में कितनी पवित्र आत्माएं देख रही है। मिलती तो है, वो वहाँ मधुबन भी वगैरह में मिलती है, परंतु दादियों को योग में बैठा हुआ तो नहीं देखा। ये एक नई बात थी। तो पीस पार्क में ये नई नई बातें हुई जो मैं आज आपके साथ ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ। और उस दिन उसको वरदान मिला, उसको भी समझ नहीं आया। वोटिंग करने गई यहाँ से शाम को, और दूसरे दिन आई वो करने, तो पूछे कि वो शिव शक्ति का था, वो क्या सीट पर सवारी है, वो मुझे माता जी से सब कुछ ब्लेसिंग, क्योंकि हम छोटे थे तो हमारे साथ वो बातें कर सकते हैं। तो मैंने कहा वो एक बहुत बड़ी बात। तो वो जो नव दुर्गा का है वो आपका रूप है। सिंह पर सवारी तो नव दुर्गा की होती है। और अम्बा जी का जो मंदिर है वो शायद आपका याद करो, मुझे तो उनमें से मालूम नहीं था कि वो मेरी मम्मा माता है मंदिर, परंतु मैंने ऐसे बोल दिया कि वो जो है ना अम्बा जी का मंदिर, वो स्वरूप शायद आपका ही होगा। आप ऐसे कार्य करेंगे या तो कर रही होगी। तो दादी ने तो आपको परख लिया ना, तो वो परख शक्ति में वो जो निकला, और हमारी दादी जो बोलती है ना, वो ब्रह्म महावाक्य हो जाता है, वो तो साकार होके रहेगा ही रहेगा। अभी आप समझ सकते हो कि दादी ने कितनी बेस्ट विजन हम कहें, कितनी अथाह शक्ति। मैं कहूँ कि अगर शिव बाप भी छुप जाए ना, ब्रह्मा बाप भी छुप जाए ना, और दादी को आदेश दे ना, तो भी ये हमारी जो 8 दादियां हैं वो सारा कार्य कर सके, ऐसी थी हमारी अष्ट दादियां। जानकी दादी ने हमें ये समझाया कि आप आदि वतन को फॉरेन से आए हुए हो, आपको ये वरदान मिला है कि आपका ऑल राउंडर पार्ट होगा। मनमोहिनी दीदी ने जी मैंने जो सुना है कि मेरा ऑल राउंडर पार्ट है। तो जानकी दादी ने कहा कि दादी की एक भावना है आपके प्रति कि आप लोग में जब भी वो जमीन लिया जाए चाह रही थी ना, तो दादी की एक भावना है कि आप जमीन लो, परंतु तो क्या आप चाहते हो नीचे आप लोग भी सभी जो रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं? हमने कहा दादी हम तो यहाँ कितना बिजी है, एक दिन में 10,000 विजिटर्स हमारे आते थे उस समय, हम यहाँ से फ्री हो के नीचे जाए। अभी भी वो भवन बना है, परंतु टाइम कभी कभी मिलता है वहाँ जाने का। परंतु दादी की वो 2003 की बात में कर रही, तो नहीं 2001 की। तो जानकी दादी ने जब स्ट्रेस दिया तो हम दादी को फिर से मिले, तो हमने दादी को वो हमारा जितना भी फाइनेंस था हम पहले से ही रिपोर्ट साफ करके दादी के साथ रखते थे सामने। तो बिगिनिंग में आई तो हमने दादी को बताया दादी इतनी चीज़ें हैं, तो दादी ने कहा हमने कहा थोड़ा सा ले लो दादी और बाकी हमें दे दो। तो बाकी दादी ने कहा ऐसे नहीं, 5 भाग बनाए हमारी वो जो चीज़ें थी उसमें से 5 भाग, एक बाप दादा के लिए, एक आपके आई बहन के लिए, एक बेजू के लिए, एक हमें जो भी सेवा करना है उसमें हमें आए दिन डालना हो, गुरुवार रविवार कोई बात है उसमें, और एक हमारा वो जो घर है उसके खर्चे निकाले। 5 भाग हो गए। तो जब भी वो बात प्रसंग आती थी तो हम कहते थे दादी इसका इंटरेस्ट इतना बना है, भले वो जा सकती है, तोड़ने नहीं देती थी। हम वहाँ धंधा बंद करके आए, हमने आगे का नहीं सोचा। जो इन्फ्लेशन था वो तो आगे से आगे बढ़ता गया, परंतु हमारे एनआरई में 18% का हमें रिटर्न मिलता था। दादी ने 10 साल तक हमारी जो थी वो पकड़ के रखा कि नहीं खोल सकते हो, तो आप मैं जितना कमा सकती थी ना वहाँ, वो इतना मुझे यहाँ मिला। 10 साल में मेरी सेवा का भी कितना बुलंद हो गया, एक और खुल गया। तो ये देखो कि जो हम नहीं सोच सकते हैं उतना हमारे परिवार हमारे लिए सोच सकते हैं। तो हमको इच्छा नहीं थी नीचे बनाने की, परंतु दादी ने ये कहा अभी आपकी अवस्था, अभी आपने सेवा की जमाई है, सेवा आपको आ गया है, सेवा कैसे करना, रहम दिल होना, फराक दिल होना, सबको संतुष्ट करना, सभी के प्रति प्यार रखना। हमने कहा दादी ये दोनों आंखों से हमने कितना परिवार देख लिया है, अभी हम पीसपा की ही सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि कितनी जमी हुई सेवा की। दादी ने अंत में आपको रिटायर होके भी सकाश देवी निचोड़ जो
आपका सेवा का जो निचोड़ है, जो कला हमें भरी है, जो सेवा भरी, उसका निचोड़ देना है। आप सभी मेरे वो पोजीशन पर हो। अभी आप जो दे रहे हो वो ग्रीन बोली, क्यों? आप समर्पित हो गए, निमित्त हो गए, आपका वो सारा जो आगे पीछे का छूट गया। तो अभी आप वो मोड पर हो। तो जबरदस्ती भी हमारा न सोचते हुए ने कहा कि बहुत जरूरी है, ऊपर का छोड़ देना, आपको नीचे आना है। वो देखो सेवा नीचे कितनी बढ़ गई। अभी वो सारी हमें कहेंगे, अभी आप नीचे आएंगे ना, आपको फ्री नहीं बैठेंगे, आपको यहाँ लगाएंगे, वहाँ लगाएंगे, वहाँ लगाएंगे। अभी से वो प्रोग्राम चालू है और बाबा ने हमें शक्ति भी दी है कि ये हो जाए, ये हो भी रहा है। तो हमें ये सिखाया कि ये जो बाबा का ईश्वरीय परिवार है, दादियों से हम विशेष ये सीखे कि ये सब हमारे साथ 84 जन्म तक चलने वाले हैं। हमें वो कोई नए नमूने नहीं मिलने वाले कलयुग वाले, जो हमारे आसपास वो सेटल हो जाएंगे। हमारे आसपास द्वापर के बिगिनिंग वाले और सतयुग त्रेता वाले तो हम फिक्स है, तो वही हम आसपास में होंगे। हम सब एक साथ, एक दो के साथ में वो जो चेन है ऐसे लिंक तक है। अगर हम एक दो की सेवा करें, उसमें मैं जानकी दादी का एक प्राइम फॉर्मूला बता। दादी ने कहा अगर आपको अपना माइंड एकदम क्लियर रखना है और आपका हिसाब किताब एकदम चुकतू करना है, आप सतयुग के 108 राजाओं ले, मेरे ध्यान से सुनो। 108 और 108 इनकी जुगत, 108 इनके बच्चे और इनके यहाँ भाई और यहाँ भाई, या तो यहाँ बहन, वो गिन लो, 800 होते हैं। और 84 जन्म के माँ बाप ले लो, जानकी दादी नीतिन का कुछ नहीं करो, 800-900 की 25 से सेवा करो। और सभी दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, आपका एक बारी आपकी सुगंधित भावना नहीं हो जाता। आप सबका कल्याण एक बार, और माफी भी मांगो कि आगे पीछे जन्म में अगर मैंने आपका कुछ भी जाने अनजाने में बिगाड़ा है, पार्डन में, forgive me, मुझे माफी दो, क्षमा दो, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और दादी ने मुझे ये कहा, यहाँ जो भी आते हैं तुम कैसे देखती हो? मैंने कहा दादी ने इनका चप्पल, कपड़ा, इनका मुखड़े का मुंह, मैं कुछ भी नहीं देखती। मैं तो कहती हूँ मेरे प्यारे बाबा की लाल गुजरा दादी की मम्मी को हमने देखा था, अलराउंडर दादी को, इनका जो वो ललकार था ना, वो मुझे बहुत पसंद था। तो घड़ी घड़ी वो मेरे कानों में गूंजता है, तो मेरे दिल से भी वो आओ, वो नाम आओ आओ। तो ये जो अंदर की प्रैक्टिस है ना, मेरे हृदय को विशाल कर दिया। लगता है कि जैसे पूरी दुनिया इस पे समा सकती है, और आप सभी का भी वो दिखता है बराबर। इसीलिए तो मैंने आपको पहले दिन से कहा कि आप लोग जो आए हो ना, मेरी दिल की खुशी जो है बेहद हो गई है। क्योंकि जो भट्टी में आते मिले जुले आते हैं हमेशा, छोटा ग्रुप, एक तो आपका ग्रुप बड़ा, एक तो आप सारी समर्पित में क्वालिटी वाली, एक तो आपके वो जो सेवा और मरुभूमि राजस्थान, वहां से आप फलीभूत होके आए हो। आपने मेरा दिल जीत लिया, इसलिए पहले दिन से कह रही हूँ, ऐसा कुछ बार बार, बस इससे अधिक नहीं कहना। अभी 15 मिनट आप हाँ बोलो बोलो। आप हमारे एकदम होमली हैं, तो नज़दीक होने के कारण आप हमारे सब सेवा केंद्र पर, जो नज़दीक सेवा केंद्र है, आप एक एक बार आके चरण घुमा के जाइए। आप इतने महान अनुभव हो, हमने क्लासेस तो बहुत सुने, लेकिन ये अनुभव का क्लास दिल को छू गया। जो हमें काफ़ी बातों का पता नहीं था, वो पता हो गया। और आपने इतनी महान हस्तियों से पालना ली, एवरी टाइम बाप दादा से मिले, तो आप थोड़े चरण घुमाओ। अभी दादियाँ तो हैं, जो दादियाँ आए चरण घुमावे, एक एक सेंटर पर आप समय देकर चरण घुमाओ। और सरकार में जब आ सकूंगी, परंतु अभी ही चलते, सवाल ही करते, चलो अभी ही सारे सेवा के करो। ये फॉर्मूला है जो दादी ने मुझे ट्यूशन में दिया है। रतन मुनि दादी आपके इंचार्ज राजस्थान के, मेरी राजस्थान के। अच्छा कोई नहीं, दादी को ये पूछूं कि दादी कभी कभी बहुत थक जाते हैं ना, तो आप कहते हैं ना एकाग्रता, दादी कितना स्ट्रेस करती है एकाग्रता। तो दादी ने कहा 5 चीज, आप कहाँ भी हो समझ लो, आज हम आबू में माउंट आबू में। तो दादी ने कहा अभी ध्यान से सुनना,
कहा अब बैठो साकार शरीर के साथ माउंट आबू में। आप बाबा के साथ लिंक छोड़ो और कहो बाबा शरीर में हो, माउंट आबू में। माउंट आबू में पूरा माउंट आबू कवर करने के लिए आपको थोड़ा तो शरीर से ऊपर जाना पड़ेगा। इतना ही को देखने के लिए शरीर काफी, परंतु यहाँ से ऊपर जाने के लिए शरीर का त्याग तो करना है। तो माउंट आबू में ही हमारा त्याग हो जाएगा। आबू में से हम आगे कहाँ बढ़े? आबू कहाँ है? आबू है राजस्थान। राजस्थान को देखो, थोड़ा और ऊपर जाएंगे। फिर राजस्थान कहाँ है? भारत में। थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा पूरा भारत को देखने के लिए। कि जब आप थक जाओ तभी करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और भारत कहाँ है? विश्व में। तो आप तो तभी तक तो आकाश से पार हो ही जाएंगे, वतन में जाना पड़ेगा पूरा विश्व को देखने के लिए। और उससे भी ऊपर जो भी आत्मा जहाँ है, समुद्र में, हवा में, जमीन पर, जहाँ भी है, कोई रिमोट जगह पर, सबको एक बारी सकाश देने के लिए इमर्ज करो, तो आपको बाबा की मदद लेनी ही पड़ेगी निराकरी अवस्था में। तो कहाँ हो गई आपकी थकन? छू मंत्र, और आप एकदम रिफ्रेश हो जाएंगे और आपकी नई चेतना जागृत हो जाएगी। ये फॉर्मूला कितना अच्छा है। तो ये 5 बातें जब भी थक जाओ, मेरे सेवा केंद्र पर भी थकान हो सकती है, होती भी है, तो ये फॉर्मूला लागू करोगे, कहाँ हो और वहां से चलो अब आगे। ये पसंद आई सबको?